सबको इंडिपेंडेंस डे की सबको ढेर सारी बधाई। पूरे देश को गर्व है कि हम आपको भी भारतीय शुभकामनाएं। सभी एक साथ आज के इस दिन बातचीत तो कर ही रहे, साथ में देश के आजाद होने की खुशियां मनाएंगे। आपको भी बधाई देते हैं जी, इस वेबिनार के लिए आपने एफर्ट्स किया और आपके एफर्ट्स तो प्रगति जी बिल्कुल अलग ही हैं। नमस्कार। सबसे पहले इंडिपेंडेंस डे आज है 15 अगस्त। मैं सभी को, जितने हमारे पैनलिस्ट हैं और जितने व्यूअर हैं, जितने फेसबुक पे लोग देख रहे हैं, सभी को, जितने हमारे वेल विशर हैं, सभी को इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामना है। आज जो विषय है आज का, मैं सभी का वेलकम करता हूं। और कैसे बदल रहा है लैमिनेट बाजार, डिस्ट्रीब्यूटर पर्सपेक्टिव, ये पावर्ड बाय डॉल्बी माइका है। इसमें जो हमारे पैनलिस्ट हैं, मैं एक एक करके सभी को इंट्रोड्यूस करूंगा। सबसे पहले रजनीश जी, सुप्रीम सेल्स कारपोरेशन दिल्ली, मैं उनका वेलकम करूंगा। रजनीश जी 1990 में लैमिनेट बिजनेस में आए थे। दिल्ली में इनकी 3 फॉर्म्स हैं जो डिफरेंट लोकेशन पे स्थित है। रजनीश जी मेरिनो लैमिनेट, सेंचुरी लैमिनेट, ग्रीन लैम, सुपा लैमिनेट, सुपर हाई लैम, ओगान लैमिनेट में हैंडल करते हैं। रजनीश जी दिल्ली के हाईएस्ट सेलर लैमिनेट डिस्ट्रीब्यूटर में से एक हैं। काफी स्माइलिंग और लविंग पर्सन है। रजनीश जी, आपका स्वागत है आज के इस वेबिनार में। अगले जो हमारे पैनलिस्ट हैं, काफी विख्यात, इनको मैं बोलूंगा काफी नोन, काफी विख्यात पर्सन है, विनोद भाई। विनोद भाई हमारे हैदराबाद से ओम लैमिनेट के फाउंडर हैं। विनोद भाई 93 गुजरात में लैमिनेट का डिस्ट्रीब्यूशन ट्रेडिंग चालू किया था इन्होंने। 94 में ये हैदराबाद आ गए। इनकी सबसे अच्छी खासियत है कि ये 22 लैमिनेट ब्रांड्स में डील करते हैं और पूरे वेस्टर्न इंडिया, पूरे साउदर्न इंडिया में ये हैंडल करते हैं। हैदराबाद हो या पूरा आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, हर जगह ये डील करते हैं। इनके पास बहुत सारे ब्रांड्स हैं। हेरिटेज लैमिनेट ग्रुप के ब्रांड्स हैं, सीडार लैमिनेट ग्रुप के ब्रांड्स हैं, मोरबी के कई ऐसे ब्रांड्स हैं। 22 ब्रांड इनके पास हैं। और हाल ही में इन्होंने राजकोट में नेपचून लैमिनेट में भी वेंचर किया है, तो मैन्युफैक्चरिंग में भी आ गए हैं। इनकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि 36 फैमिली मेंबर्स और रिलेटिव्स इनके इस बिजनेस में इनके साथ हैं। तो इनकी बहुत बड़ी टीम है और काफी अच्छा स्प्रेड और काफी अच्छा नेटवर्क है। तो विनोद भाई, आप आज के इस वेबिनार में आपका स्वागत है। अगले जो हमारे पैनलिस्ट हैं, अभी जुड़ गए हैं, हसमुख भाई शाह, ये डायरेक्टर हैं सरफेस डेकोर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड मुंबई के। लैमिनेट ट्रेड के स्टेलवार्ड कहा जाता है। 93 में शाह ग्रुप का गठन हुआ था, जो सरफेस डेकोर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की फॉर्म है। महाराष्ट्र के अलावा गुजरात के भी कुछ एरिया में हसमुख भाई डील करते हैं। हसमुख भाई भी 20 ब्रांड में डील करते हैं लैमिनेट के, जिसमें से 9 ब्रांड्स इनके अपने हैं। 2000 से करीब ज्यादा डीलर्स को ये हैंडल करते हैं। 7000 लैमिनेट रेंज इनके डिफरेंट स्टॉक में अवेलेबल मिलता है। इनके 6 वेयर हाउसेस अपने हैं, जो मुंबई, थाने, नवी मुंबई, पुणे में स्थित है। और 5000 स्क्वायर फीट से ऊपर सारे इनके स्टॉक गोडाउन्स हैं। यानी इनके पास अच्छा स्टॉक है, इनके पास सर्विस अच्छी है, सप्लाई अच्छा है, मटेरियल अच्छा अवेलेबल कराते हैं, बहुत ही रिलेशन अच्छा बिल्ड करते हैं। ये इनका बहुत अच्छा एक स्ट्रेंथ है, मजबूत पक्ष है। तो हसमुख भाई, आज के इस वेबिनार में आपका स्वागत है। थैंक यू सर। अगले जो हमारे पैनलिस्ट हैं, साउथ इंडिया बेंगलोर के स्टेलवार्ड रिलायंस प्लाईवुड कारपोरेशन के फाउंडर नवीन। 7 में इन्होंने बिजनेस की शुरुआत की थी। अभी पूरे कर्नाटका के एंटिक लैमिनेट, आर्ट लैम्प, पीवीसी, मेराकी पीवीसी लैमिनेट, ग्लोरिया एक्रेलिक लैमिनेट समेत और भी डेकोरेटिव पैनल में ये हैंडल करते हैं। 750 डीलर पूरे कर्नाटका में ये उनको सर्विस देते हैं। टीम वर्क इनका सबसे मजबूत पक्ष है। साथ ही स्टॉक अच्छा क्वांटिटी में रखते हैं। इनकी सर्विस भी बहुत अच्छी है। तो नवीन भाई, आपका स्वागत है आज के इस वेबिनार में। अगले जो हमारे पैनलिस्ट हैं, काफी हम्बल एजुकेटेड पर्सन हैं, जयपुर से यूनाइटेड प्लाईवुड्स
के फाउंडर हैं विनय गुप्ता जी। इन्होंने एमएससी किया है फिजिक्स में, मैं भी फिजिक्स से एमएससी हूँ, तो हमारा इनका ये पॉइंट मिलता है। और इन्होंने 94 में बिजनेस की शुरुआत की थी। इनकी खासियत ये है कि इन्होंने लैमिनेट से ही इस बिजनेस में आए थे, तो लैमिनेट इनका पैशन है और यही पैशन इनको मैन्युफैक्चरिंग में भी खींच लाया। तो ये आज लैमिनेट मैन्युफैक्चरिंग में भी वेंचर किया है। पूरे राजस्थान में इनका बहुत अच्छा नेटवर्क है। इसके अलावा रेड माइका, ब्लैक कोबरा लैमिनेट, एरोजेट पूरे राजस्थान में ये बेचते हैं। 1300 से ज्यादा इनके डीलर्स हैं, जिसमें 600 से ज्यादा डीलर्स रेगुलर लैमिनेट में ये हैंडल। और विनय भाई की सबसे अच्छी खासियत है कि इनकी फिलॉसफी है ग्रोथ फॉर द बोथ। तो इस फिलॉसफी पे इनके बहुत सारे डीलर फैन हैं। तो विनय जी, आपका स्वागत है आज के इस वेबिनार में। थैंक यू सर। अगले जो हमारे पैनलिस्ट हैं मनीष बद्रिका जी, साई प्लाई प्राइवेट लिमिटेड कोलकाता, ईस्टर्न इंडिया का सबसे बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन हाउस कहेंगे तो साई प्लाई आता है। साई प्लाई 25 सालों से प्लाईवुड मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग बिजनेस में है। हालांकि लैमिनेट में 4 साल पहले ये ग्रुप एंट्री किया था, फिर भी करीब 1.5 लाख सीट लैमिनेट ये वेस्ट बंगाल, झारखंड और उड़ीसा के बाजार में हर महीने बेचते हैं। इसके अलावा इन्होंने हाल ही में अब बिहार और गुवाहाटी में भी अपना नेटवर्क स्प्रेड करने का प्लान किया है। 16 डिपो हैं, 1300 डीलर का नेटवर्क है। मनी लैम, एम्बिशन माइका, स्काई लैम, ग्लोब, शिवधन, स्काई डेकोर जैसे लैमिनेट और डेकोरेटिव पैनल के ब्रांड इनके पास मौजूद हैं। मनीष जी, आपका स्वागत है आज के इस वेबिनार में। अगले जो हमारे पैनलिस्ट हैं जिनका वेलकम करेंगे, उमंग भाई ठक्कर, काफी सोशल और लविंग पर्सन है। उमंग मार्केटिंग अहमदाबाद में फॉर्म है इनकी। 90 में इन्होंने अहमदाबाद में उमंग मार्केटिंग की नींव रखी थी। इनके ब्रांचेज सूरत और मेहसाना में भी स्थित है। 200 से ज्यादा डीलर में ये रेगुलर लैमिनेट का डीलिंग करते हैं। बोटानिका, वी डेकोर, ड्यूरियन, अल्फा एकर जैसे ब्रांड में ये हैंडल करते हैं। काफी हम्बल पर्सन है। उमंग भाई ठक्कर, आपका स्वागत है आज के इस वेबिनार में। अगले जो हमारे पैनलिस्ट हैं इस पैनल में, मेरे को लगता है कि सबसे एक्सपीरियंस अगर देखा जाए तो अरुण गुप्ता जी, गुप्ता सेल्स कारपोरेशन, 42 साल से इस लैमिनेट ट्रेड में है। और सबसे खासियत ये है कि जो इनके पीछे बैनर लगा है रॉयल्टस लैमिनेट का, ये रॉयल्टस लैमिनेट का 42 साल से पंजाब के डिस्ट्रीब्यूटर हैं नॉन स्टॉप। ये बहुत बड़ी खासियत है, एक लॉयल्टी ब्रांड के प्रति होना गुप्ता जी का ये स्ट्रेंथ है। गुप्ता जी का लैमिनेट ट्रेडिंग में बहुत अच्छा अनुभव है। रॉयल्टस के 20 से ज्यादा डीलर्स में ये पिछले 35 साल से नॉन स्टॉप धंधा कर रहे हैं। जलंधर में इनकी कंपनी है। इन्होंने बताया कि रॉयल्टस हमारे पास होना ये हमारा सबसे बड़ा मजबूत पक्ष है जीवन का। तो अरुण गुप्ता जी, आपका स्वागत है आज के इस वेबिनार में। अगले जो हमारे पैनलिस्ट हैं यंग मिस्टर गौतम बंसाली जी, एशियन ट्रेडर्स गुवाहाटी, पूरे नॉर्थ ईस्टर्न बेल्ट में गौतम जी डील करते हैं। 2004 में प्लाईवुड डिस्ट्रीब्यूशन से इन्होंने बिजनेस में कदम रखा था। गौतम जी एंटायर नॉर्थ ईस्ट में सेंचुरी प्लाईवुड और रॉयल्टस लैमिनेट के अलावा सत्यम लैमिनेट, ट्राई स्टोन कोरियन में भी डील करते हैं। तेजस इनका अपना ब्रांड है जो इनके बेटे के नाम पे है। रॉयल्टस के 33 डीलर्स इनके हैं नॉर्थ ईस्ट में, और सत्यम लैमिनेट के 150 के करीब डीलर इनके नॉर्थ ईस्ट में मौजूद हैं। इनकी खासियत है ये बहुत फ्लेक्सिबल पर्सन है और लोगों की चीजों को समझते हैं। गौतम भाई, आपका स्वागत है आज के इस पैनल में। अगले जो हमारे पैनलिस्ट हैं मिस्टर प्रगत द्विवेदी, फाउंडर प्लाई रिपोर्टर मैगजीन, मैं इनका भी वेलकम करूंगा। प्रगत जी बाजार की हर गतिविधियों से बहुत करीबी से हर रोज देखते रहते हैं। हर रोज करीब करीब बहुत सारे डीलर्स से बात करते रहते हैं। डेटा इनका पैशन है। स्टैटिस्टिक्स में इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है और जो प्लाई रिपोर्टर मैगजीन का जो रिपोर्टिंग है वो कहीं ना कहीं डेटा बेस्ड ड्रिवन है, जिसमें प्रगत जी का थॉट प्रोसेस बहुत इम्पोर्टेंट रहा है। तो प्रगत जी, आपका स्वागत है आज के इस वेबिनार में। प्रगत जी भी कई सवाल पूछेंगे आज और हम लोग इस डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। इसके पहले मैं प्लाई रिपोर्टर की तरफ से धन्यवाद करूंगा जो हमारे आज के पावर्ड बाय ब्रांड यानी स्पॉन्सर सपोर्टर डोल्बी माइका को प्लाई रिपोर्टर की तरफ से मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने इस कॉज को सपोर्ट किया है। और इनके जो प्रमोटर हैं नरेश गोयल जी और राजीव अग्रवाल जी, दोनों को मैं
पर्सनली प्लाई रिपोर्टर की तरफ से धन्यवाद करूंगा। डॉल्बी माइका इज नॉट जस्ट कीपिंग अप विथ ट्रेंड्स बट इज आल्सो अहेड ऑफ टाइम्स। इनका कैनवास कलेक्शन अभी आया था जो काफी पॉपुलर हुआ आर्किटेक्ट्स और इंटीरियर डिजाइनर में, जो काफी कस्टमाइज ये ऑफर करते हैं, काफी फेमस हुआ। इसके पहले जब डॉल्बी माइका ऑल्दो 2 साल पुराना ब्रांड है लैमिनेट मैन्युफैक्चरिंग में, लेकिन इनके जो डिजाइन है, इन जो सरफेस मैटर्स वॉल्यूम 1 वो काफी सक्सेसफुल रहा। इसके बाद ये सरफेस मैटर्स वॉल्यूम 2 अभी लाने जा रहे हैं। ऐसा इनका मानना है कि सिंक्रोनाइज टेक्नोलॉजी जीरो मैट फिनिश इस लैमिनेट ट्रेड में आने वाला है। कई नए टेक्सचर्स आने वाले हैं, कई नए शेड्स आने वाले हैं। तो इनके all decorative laminates from Dolby Mica are antibacterial in nature, keeping up the requirement of current times in mind. और कोविड काल में एंटीबैक्टीरियल लैमिनेट डॉल्बी माइका की सारी रेंज होते हैं। स्क्रैच, एब्रेशन, हीट, कंडेंसेशन रेजिस्टेंस भी इनके लैमिनेट के साथ साथ फायर रिटार्डेंट भी लैमिनेट है। तो डॉल्बी माइका का लक्ष्य है कि आने वाले समय में सरफेस डिजाइन सेक्टर इंडस्ट्री में एक पायोनियर ब्रांड के रूप में एस्टैब्लिश होने का। तो एक बार फिर मैं स्वागत करूंगा और अपनी टीम से मैं आग्रह करूंगा, टेक टीम से, कि कृपया डॉल्बी माइका का एक वीडियो है वो चलाइए प्लीज। थैंक यू डॉल्बी माइका वंस अगेन। अब हम शुरुआत करेंगे अपने इस आज के डिस्कशंस का, पैनल का। डिस्ट्रीब्यूटर्स अपने अपने एरिया के, इंडिया के टॉप सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं और लैमिनेट इंडस्ट्री की रीढ़ की हड्डी हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं। तो बहुत अहम रोल है। मैं सबसे पहले सवाल करूंगा उमंग भाई से। हालांकि लैमिनेट एक ओवर सप्लाई है लैमिनेट में, और इस ओवर सप्लाई का असर तो लैमिनेट बाजार में दिख ही रहा है, लेकिन कोविड के बाद क्या बदला है? हमारा जो टॉपिक है कैसे बदल रहा है लैमिनेट बाजार। मैं ये सवाल विनोद भाई से पूछूंगा, कैसे क्या क्या बदला? मार्जिन कम हुआ, इन्वेंट्री बढ़ गई, या मार्जिन बढ़ गया? क्या क्या हुआ बताइए जरा, आप बहुत बड़े एरिया में डील करते हैं। विनोद भाई। पेमेंट तो हमारा हैदराबाद लेवल पे तो तेलंगाना लेवल पे फास्ट ही हुआ पहले से, और बिजनेस अप्रैल 1 महीना पूरा कैंसिल हुआ, कुछ नहीं मिला 1 रुपये का। उसके बाद बरोबर ही हुआ अभी तक। अब शुरू हो रहा है स्लो होना। पेमेंट भी पहले से फास्ट हुआ, लेकिन अब धीरे धीरे मेरे को लग रहा है स्लो होते जा रहा है। नहीं, क्या डिस्ट्रीब्यूटर के काम में किस तरीके का बदलाव आया? बाजार में तो दिख रहा है कि डिमांड कम हुआ है या डिमांड का उतार चढ़ाव है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर के हिसाब से क्या बदल रहा है? मार्जिन कम हो गया, स्टॉक बढ़ गया, क्या क्या हुआ? स्टॉक भी बढ़ाना पड़ा, मार्जिन भी कम हो गया, क्योंकि गाड़ी कब आएगी कब नहीं जाएगी, तो स्टॉक डबल कर दिया। मार्जिन भी अभी खिंचा खिंची है तो कम ही हुआ, पहले से कम हुआ। रजनीश जी, आप क्या मानते हैं? जैसे विनोद जी ने कहा, मैं उसके बिल्कुल रिवर्स बात करता हूँ। हमने जो कोविड के बाद स्टॉक को डाउन किया है,
सेल जरूर है, 40-50% में सेल चल रही है दिल्ली की। दिल्ली सबसे पीछे है सेल के मामले में। बाकी स्टॉक को कम कर किया है हम लोगों ने, परचेज स्लो डाउन किया है। अच्छा, उसका एक वजह ये भी है कि हमारी परचेज जो है मैक्सिमम सराउंडिंग एरिया से है, तो हमारे को इस बात का भय कम है कि माल आएगा नहीं या बहुत टाइम लग जाएगा। डे और 2 मटेरियल अवेलेबल हो जाता है ट्रांसपोर्टेशन में। बाकी फैक्ट्रियों को लेबर प्रॉब्लम तो है ही, तो उससे थोड़ी दिक्कत, तो थोड़ा स्टॉक तो रखना पड़ता है, पर हमने स्टॉक डाउन किया है। पेमेंट थोड़ा सा हमने बाजार से खींचने की कोशिश की है कि थोड़ा सा बाजार से पेमेंट ली जाए, और हमारा पेमेंट आया भी है। और कंपनियों के आउटस्टैंडिंग हमने सबसे, मतलब हम चाहते हैं कि बिल्कुल 0-0 हो जाए। तो इस लेवल पे ही जो कोविड के बाद जो बड़ा चेंज आया है, ये 3 चेंज हमारे बिजनेस में आए। नहीं, आप नॉर्थ इंडिया में हैं तो जाहिर सी बात है सारे ब्रांड आपके नॉर्थ इंडिया के हैं। विनोद भाई भी अपनी जगह सही हैं। जो साउथ में बैठे हैं उनको तो स्टॉक रखना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। वो एक बड़े मास में डील करते हैं और वो एक बड़े एरिया को कवर करते हैं, तो उन्होंने अपने हिसाब से उस चीज को रखा। नवीन भाई, राजीव जी, एक्चुअली हमारे पास कोविड से पहले इतना ज्यादा स्टॉक था, इतना बल्क स्टॉक था कि हमारे पास गुंजाइश थी उसको कम करने की। सही बात है, सही बात है। नवीन भाई, हाँ जी, क्या लग रहा है? बहुत अस्त व्यस्त दिखा कोविड के बाद। बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स फोन नहीं उठा रहे थे, डीलर्स फोन नहीं उठा रहे थे कोविड के समय में। आपका क्या मानना है? कैसा आप महसूस कर रहे हैं? नहीं देखिए, फोन ना उठाना तो मुझे नहीं समझ में आता कि क्यों ना उठाएगा। भाई माल उसको लेना है, काम तो उसको करना है, तो माल लेना है और पैसा देना है। अब आगे की बात यह है कि भाई सामने वाले को माल देना है तो सामने वाले से पैसा भी लेना है। तो उस तरीके से ऐसी कोई बात नहीं है कि फोन ना उठाया जाए। कुछ लोगों के साथ में कुछ दूसरी परेशानियां रही होंगी जिसकी वजह से ऐसा कुछ इश्यू हुआ हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं समझता। मार्केट बहुत अच्छा हुआ, मार्केट में डिमांड बहुत अच्छी आई। लोगों ने अपने अपने कामों को करने के लिए ज्यादा डिमांड दिखाई। और क्योंकि बेंगलोर शहर, जैसे पर्टिकुलर बेंगलोर शहर की बात करते हैं, तो बेंगलोर शहर में क्या हुआ कि बंद था। बाकी सब जो आसपास के एरिया थे उधर ऐसा कुछ इशू नहीं था, जिसकी वजह से लोगों ने काम किया। और बेंगलोर बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है, जिसकी वजह से यहाँ से लोगों बाद में जब खुला तो बेंगलोर से काफी अच्छी डिमांड हुई। और सप्लाई लेवल की बात है तो फैक्ट्रियों ने काफी अच्छे सपोर्ट भी किया। हम लोग भी इस चीज को देख के जब काम स्टार्ट करते हैं तो इस चीज को जरूर देखते हैं कि भाई सामने वाला आदमी माल अपने को टाइम से दे सकता है या नहीं दे सकता। तो हम लोगों ने जिन कंपनियों से काम किया, हम लोगों को बहुत अच्छा सप्लाई मिला और स्टॉक लेवल नहीं, अच्छा था। सबसे बड़ा नवीन भाई सवाल है कि लैमिनेट में 60 दिन से प्लस की उधारी होती है, और वो 2 महीना जो काम बंद रहा उसमें जो 60 दिन वाला जो पैसा आ गया क्या? डेफिनेटली आ गया, बिल्कुल ऐसी कोई परेशानी नहीं हुई। क्योंकि देखिए, हम लोगों ने जब डीमोनेटाइजेशन हुआ उससे पहले से ही हम लोग एक स्ट्रीम लाइन पर काम कर रहे थे। हम लोगों का एक स्टैंडर्ड सिस्टम मेंटेन किया हुआ था कि किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है। तो जिस तरीके से हम लोगों ने डीमोनेटाइजेशन के टाइम भी हमारा काफी पेमेंट था जो ऑनलाइन ही आता था, तो उसकी वजह से हमें इस तरीके की कोई परेशानी नहीं हुई। और हम लोग बेंगलोर शहर का पर्टिकुलर ऐसा सिस्टम हुआ कि लोग बुक्स में ज्यादा पैसा आने लग गया और बुक्स के पैसे जल्दी आने लग गए। मतलब यानी कुछ कि लोग जो लोग ऑर्गेनाइज तरीके से काम कर रहे थे उनको उनका पेमेंट का सप्लाई सर्विस अच्छा रहा। देखिए, हमारे पास पेमेंट आया तो हमने पीछे भी पेमेंट दिया, तो सामने वाले ने भी हमें उसी लेवल पर प्रायोरिटी पर रख के माल दिया। तो इस तरीके से हमें डिमांड और सप्लाई में कहीं भी कोई परेशानी नहीं। यही एक हमारी गुडविल ये है कि भाई हम लोग आगे भी स्टॉक जो है हम लोगों के पास इतना अच्छा मेंटेन करते हैं और इस लेवल पर करते हैं। हम लोग 15-16 टाइप के आइटम का हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन भी करते हैं, तो हम लोगों का स्टॉक लेवल अच्छा होता है, उसके साथ हमारी सप्लाई भी अच्छी है। हमारी सर्विस एक बहुत बड़ा हमारा बहुत बढ़िया। हसमुख भाई, सवाल आपसे है। महाराष्ट्र काफी डिस्टर्ब है कोविड में, और आपका जो ईपी सेंटर है वो बॉम्बे है, और बॉम्बे भी डिस्टर्ब है, पूरे महाराष्ट्र भी डिस्टर्ब है। आप कैसा महसूस कर रहे हैं? महाराष्ट्र लास्ट 4.5 महीना, आज ऑलमोस्ट 4 महीने से ज्यादा हो गया डिस्टर्ब है। दूसरी बात है कि आज जो कोविड के सामने अभी जो परचेज हमने बहुत स्लो कर दिया है, तो दिक्कत तो आ रही है फाइनेंस की। मेजर अभी जो 4 महीने में दिक्कत आई है, फाइनेंस की दिक्कत आई है। तो फाइनेंस और हमने कंपनी में डाला और फैक्ट्री को स्मूथ किया पेमेंट चुकाने में।
और आगे जो बदलाव की जो बता रहे हैं, बदलाव लैमिनेट में आएगा, मेरे अकेले से नहीं आएगा। फैक्ट्री और डिस्ट्रीब्यूटर, फैक्ट्री जितना फास्ट मांगेगी उतना ही हम आगे से फास्ट पेमेंट लेके फैक्ट्री को देंगे, तो ही बदलाव आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। माने कहने का मतलब आपका है कि मैन्युफैक्चरर को पेमेंट फास्ट लेना चाहिए, जरूर है। ये बहुत 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 अच्छी बात है, बहुत ही अच्छा एक व्यू है, टेक अवे है हसमुख भाई की तरफ से कि अगर फास्ट पेमेंट मैन्युफैक्चरर लेगा तो डिस्ट्रीब्यूटर भी उधारी कम बांटेगा। यही है। और आज मार्केट भी इसी टाइप का हो गया है कि कस्टमर भी आज पहले जैसा समझता था कि मार्केट से मुझे उधार मिल जाएगा और मैं आगे माल लेके चला जाऊंगा डीलर से। अभी वो सिचुएशन बिल्कुल चेंज हो चुकी है। सामने वाला भी, कस्टमर भी अब जाता है तो पैसे लेके जाता है, दुकान वाले को भी देता है। दुकान वाले को भी इस चीज की समझदारी आ चुकी है कि मुझे डिस्ट्रीब्यूटर को पेमेंट करना है तो ही मुझे आगे माल मिल पाएगा। तो राजीव भाई, जिस जी। डीलर पे पैसे की शॉर्टेज है उसको आज के दिन माल मिलने की तकलीफ है। बिल्कुल सही बात। आदमी को पैसा देना ही पड़ेगा। पहले वाली मेंटालिटी कोई बात नहीं, जब आएगा तब दे देंगे। कोविड के बाद ये चेंज आया है, उसको पता है कि मेरे को अगर माल लेना है तो पैसा देना पड़ेगा। माने कोविड लैमिनेट इंडस्ट्री सेक्टर के लिए एक अपॉर्चुनिटी की तरह है जिसमें सभी को फायदा होता दिख रहा है, चाहे वो मैन्युफैक्चरर हो चाहे डिस्ट्रीब्यूटर हो। मनीष जी, आप एक बहुत बड़े एरिया में हैंडल करते हैं, पूरे ईस्टर्न जोन आपके पास है, आपको क्या लग रहा है यहाँ पे जो सिचुएशन आई है लास्ट कोविड के बाद में? देखिए, जून और जुलाई में यहाँ पे वर्किंग हुई है, मोर और लेस अराउंड 50% के आसपास में वर्किंग हुई है। बट मेंटालिटी में चेंजेस आए हैं, ये बहुत बड़ा एक पॉजिटिव साइन है। लोगों के मेंटालिटी में ये चेंजेस आए कि नहीं, हमें पेमेंट की प्रति झुकाव रखना है। एंड दे हैव अंडरस्टैंड कि हाँ, अब चाहे डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पे हो चाहे डीलर लेवल पे, उनको पेमेंट मूव करना है। और कहीं ना कहीं मार्केट में भी जो चेंजेस हैं, शायद बाकी मार्केट भी कहीं एग्री करें, लेकिन मार्केट में रेंज वाइज में बहुत बड़ा डिफरेंस आया है कि एक प्रीमियम सेगमेंट जो है वो अपर लेवल पे जा रहा है और जो मीडियम सेगमेंट कहीं ना कहीं थोड़ा ऑब्सोलेट होते जा रहा है। और जो लो रेंज की जो ब्रांड्स हैं उसमें बहुत बड़ा एक मेरे हिसाब से डिमांड बहुत अच्छी क्रिएट हो रही है आफ्टर पोस्ट कोविड, जो हम लोग किस मार्केट में हम लोग फील कर पा रहे हैं। रेदर देन लग्जरी, जो प्रीमियम ब्रांड्स है उनसे कहने का मतलब है 0.8 और उससे कम थिकनेस का डिमांड है। यस, क्योंकि ईस्टर्न इंडिया का बाजार पहले से भी देखा जाए तो 1 mm का बहुत प्रोमिनेंट बाजार नहीं रहा, और इस लिहाज से ईस्टर्न इंडिया अपने मोमेंटम पे सही जा रहा है। विनय भाई, आपका क्या मानना है? तो देखिए, लैमिनेट तो आपका अभी बाजार का उधारी कोविड वाला 0 हो गया होगा। सर, कोविड वाला 0 नहीं हुआ, लेकिन देखिए लैमिनेट ट्रेड जो है ना, इसमें कंपनी का, डिस्ट्रीब्यूटर का और चैनल पार्टनर्स का सबका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपनी की हेल्थ भी ठीक रहनी चाहिए, इसलिए पेमेंट भी फास्ट करना पड़ेगा। हम लोगों को एक दूसरे को सपोर्ट करना पड़ेगा। ये नहीं कह सकते हम कि मार्केट से पैसा जल्दी लेकर के और अभी उधार को हमको खींचना पड़ेगा। हमको एक दूसरे को सपोर्ट करना पड़ेगा। कंपनी भी सपोर्ट कर रही है, हम लोग भी फंड्स इंड्यूस करके सपोर्ट कर रहे हैं, और पीछे मार्केट में जो हमारे चैनल पार्टनर्स हैं उन लोगों की भी सेल्स और उसको मैनेज करने के लिए हम हर तरह से प्रयास कर रहे हैं। हम लोग 80% रिकवर कर चुके हैं अपनी सेल्स को मोरलेस, और हमको लग रहा है कि आगे आने वाले टाइम में यदि चीजें ठीक रही तो वापस रिकवरी ओल्ड स्टेज की, जो पुराना प्री कोविड पीरियड था, उस पर रिकवर कर लेंगे। तो क्या लगता है कि मार्जिन घटा है कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूटर का? मार्जिन घटा है। स्टॉक का रोटेशन जितना पहले होना चाहिए था या हो रहा था उससे कम हो रहा है, क्योंकि स्टॉक बढ़ाना पड़ा है। लेकिन हाँ, मार्केट में सेल्स वापस इंड्यूस होने लग गई है। तो अरुण गुप्ता जी, आप समझिए, लैमिनेट वेरी वर्सेटाइल प्रोडक्ट। लैमिनेट इतना वर्सेटाइल प्रोडक्ट है कि लैमिनेट का कोई ऑप्शन दूसरा नहीं है। एज सच स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट है, स्टेबल प्रोडक्ट है, लैमिनेट वर्सेटाइल प्रोडक्ट है, इनोवेटिव प्रोडक्ट है, तो इसकी डिमांड रहने वाली है। इसकी बेशक लैमिनेट का फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है। ऑल्दो जितनी भी ओवर सप्लाई हो, लेकिन लैमिनेट अपनी जगह बनाए रखेगा और लैमिनेट का ग्रोथ होता रहेगा, ये तो कटु सत्य है। अरुण गुप्ता जी, लंबा अनुभव है आपका, आप एक सिंगल ब्रांड से जुड़े हुए हैं,
आपको तो पेमेंट तो आप रॉयल टच को तो आप देते होंगे और आपका भी पेमेंट आता होगा, लेकिन क्या मार्जिन कम हुआ है क्या? मार्जिन तो सभी का कम हुआ थोड़ा बहुत। नहीं, कोविड के बाद अभी सेल कम होगी तो मार्जिन कम होगा, सेल दोबारा रूटीन में हो जाएगी तो मार्जिन अपने आप बढ़ जाएगा। नहीं, जो सबसे बड़ा सवाल है कि जो डिस्ट्रीब्यूटर्स लोगों का कई सारे खर्चे बढ़ गए, तो क्या आगे भी मार्जिन लग रहा है कि सेल बढ़ेगा तो मार्जिन मेंटेन हो जाएगा या इसी तरीके से चलने वाला है? नहीं, आगे से सेल बढ़ेगा जी, सेल बढ़ेगा, मार्जिन ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। सही बात है। उमंग भाई, अभी आवाज आ रही है? उमंग भाई से मैंने सवाल सबसे पहले पूछा था। हाँ जी बोलिए। उमंग भाई, आप तो हब में बैठे हुए हैं लैमिनेट का, आपको तो स्टॉक रखने की जरूरत नहीं पड़ती होगी, कम पड़ती होगी, तो इस मामला में आप बहुत लकी हैं। लेकिन क्या क्या बदला है इसके अलावा? 1mm का मार्केट है गुजरात और 1mm की सेल अभी उस हिसाब से इम्प्रूव हो नहीं रही है, तो कहीं ना कहीं लगता है कि गुजरात 0.8 और 0.92 की तरफ ही शिफ्ट कर सकता है क्या आगे? हाँ देखिए, सीधा ऐसा है कि हर प्रोडक्ट जितनी सस्ती होती जाएगी डेफिनेटली उसका थोड़ा बहुत डिमांड बढ़ सकता है, मगर जहां तक 1mm की बात है तो मैं समझता हूं कि डेफिनेटली थोड़ा बहुत जो 0.8 और 92 वगैरह की कंपैरिजन में डेफिनेटली थोड़ा बहुत डाउन हुआ है, मगर हम सब जानते हैं कि अगर 1mm और 92 एक या दो क्रैप कम करने से पेमेंट जो है वो पेमेंट जो रेट है वो इतना कम नहीं होना है कि हम सबको मालूम है कि कंपनियां 92 में क्या दे रही है और 1mm में क्या दे रही है। तो जो कोई भी नई फैक्ट्री है कि कोई भी फैक्ट्री है जो इनोवेटिव लाएगी वो सबसे पहले 1mm में ही लाएगी, वो न कि वो 92 में और 0.8 में। कि आज कोई भी प्रीमियम पेपर लाएगी तो वो 0.92 में या 0.8 में सबसे पहले तो वो नहीं इंट्रोड्यूस करेगी। सही बात है। गौतम भाई, आप नॉर्थ ईस्ट में डील करते हैं, एक नॉर्थ ईस्ट एक उभरता हुआ लैमिनेट का बाजार है, जो हमारा सर्वे बताता है 5 साल पहले नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे बदलाव हुए हैं और बहुत एक कंजम्पशन बढ़ा है। हालांकि कोविड के बाद चीजें बहुत सारी डिस्टर्ब है और वहाँ पे सप्लाई की काफी दिक्कतें आ रही है, ऐसा हमारा रिपोर्ट बता रहा है। लेकिन फिर भी कोविड के बाद गौतम भाई कैसा देखते हैं नॉर्थ ईस्ट का लैमिनेट बाजार? कोविड के बाद मैं नॉर्थ ईस्ट के बाजार को 2 कोविड्स में करूंगा। जो एक अपना 23 मई के बाद जो खुला था, उस समय एक अच्छी सेल आई, उस समय कलेक्शन भी आया, लेकिन फिर हमारे आसाम में बाकी नेबरिंग स्टेट्स में जैसे जैसे केसेस बढ़े और वापस लॉकडाउन स्टार्ट हुआ, उसके बाद से यहाँ पे एक डाउनफॉल स्टार्ट हो गया है। अब डिमांड उस हिसाब से नहीं आ रहा है जो पहले कोविड के ठीक लॉकडाउन अनलॉक जब हुआ था उस हिसाब से जो आ रही थी। उस समय इनफैक्ट पेमेंट्स भी बहुत अच्छी आई थी, पर अभी वाला सिनेरियो थोड़ा सा ये हो रहा है। और अब हमारे यहाँ पे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो लेबर की है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में आपको भी पता है कि मेजरली लेबर्स आर फ्रॉम बंगाल, बिहार, राजस्थान, तो वो वापस नहीं आ रहे हैं। उसके चलते पुराने काम स्टार्ट नहीं हो रहे हैं, पुराने काम स्टार्ट नहीं हो रहे तो हमारे पेमेंट्स नहीं आ रहे हैं। तो वो अब महसूस हो रहा है। वो फर्स्ट फेज में वो महसूस नहीं हुआ था, क्योंकि तब लोगों को एक जल्दी थी कि मुझे जैसे भी अपना काम खत्म करवाना है, स्टॉक उठाना है। दुकानदार को लग रहा था फिर से लॉकडाउन हो जाएगा, मैं थोड़ा स्टॉक उठा के रख लूं, तो वो पेमेंट भी कर रहा था। तो इसको मैं 2 फेज में देखूंगा। जो फर्स्ट फेज ऑफ अनलॉक था वो एक क्लिक था, लेकिन अब जो सेकंड फेज हुआ है उससे आस्ते आस्ते स्लो डाउन आ रहा है। तो जो वर्तमान की परिस्थिति है गौतम भाई, इसके हिसाब से आप लोग का बहुत दिक्कत है, सेल में कई सारी चैलेंजेस हैं। फिर भी मेरा एक सवाल है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में आप हैं, क्या नॉर्थ ईस्ट के डिस्ट्रीब्यूटर को स्टॉक ज्यादा रखना पड़ता है, पैसा ज्यादा लगाना पड़ता है? हाँ, कंपैरेटिवली हमें स्टॉक इसलिए भी ज्यादा रखना पड़ता है क्योंकि जो टाइम लगता है, आज जो भी अच्छी फैक्ट्रियां हैं वो गुजरात में है, तो आज कहीं भी हम लोग ऑर्डर दें माल, रॉयल टच में तो चलिए बहुत सरप्लस स्टॉक मेंटेन किया जाता है फैक्ट्री में कि आज ऑर्डर लिखाइए कल गाड़ी निकल जाती है, पर दूसरी फैक्ट्रियों में माल बन के जब डिस्पैच होता है तो कम से कम 15 से 16 दिन का हम लोग का एक ट्रांजिट टाइम हो जाता है, फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर टू रिसीविंग ऑफ द मटेरियल। उस हिसाब से भी हमें स्टॉक काफी मेंटेन करना पड़ता है। विनोद भाई, आपसे एक सवाल है, आप 22 ब्रांड में डील करते हैं और आप एक बहुत बड़े एरिया में भी डील करते हैं। आपका जो एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी बहुत बड़ा है। क्या जो 22 ब्रांड में सिमिलर प्राइस रेंज कैसे संभव हो पाता है? सिमिलर प्राइस रेंज में इतने ब्रांड मैनेज करना कौन सी कला है आपके पास? क्या क्या करते हैं, जरा बताइए सबको इसका टिप्स कि कैसे आप इन चीज को मैनेज करते हैं, या क्या ये चैलेंज है
या आपका स्किल अलग है, कैसे करते हैं आप? कुछ भी नहीं, एक ही गांव में 4 दुकान है तो चारों को अलग अलग देना, प्राइस सेम है, ब्रांड अलग है ना। अच्छा, बाजू बाजू में 4 दुकान है। इधर हैदराबाद में क्या मार्केट हो गया, अभी श्रीनगर कॉलोनी, गोसामेल, तोपखाना, एक ही लाइन से दीवार टू दीवार दुकान है। कैसे करेंगे? एक आदमी बोलता मेरे को ही ब्रांड देना, बाजू बाजू में किसी को नहीं देना, क्या करेंगे? मोस्टली 2000 के आसपास वाले ही ये सब एक ब्रांड में, 2-4 ब्रांड छोड़ के। 10,000 वाले गुने चुने ब्रांड है, 5 या 6 हो गया बस, बाकी सब 2000 के रेंज में मोस्टली। तो विनोद भाई एक सवाल बताइए, क्योंकि आपका एरिया बहुत बड़ा है, अगर कोई छोटे एरिया का डिस्ट्रीब्यूटर है तो क्या उसके लिए पॉसिबल है मल्टी ब्रांड में काम करना? उसको तो तकलीफ होता ही है, क्योंकि हम लोग FOR सर्विस देते। अब लाइनर है तो भी FOR, अभी लाइनर दूसरा कर रहा है, उसको FOR देना तो कैसे करेगा? हमारा 1mm के साथ पॉइंटेज भी जाता, लाइनर भी जाता, और सबका दिन में 2 बार गाड़ी निकलता। मेरा आसमा भाई का सेम स्टोरी है। छोटा जी, आप कुछ पूछना चाह रहे थे सवाल? सबसे पहले आज क्या कहता है लैमिनेट बाजार में, पुनः सभी स्पीकर्स का स्वागत है। सभी ऑडियंस जो हमारे साथ फेसबुक पे जुड़े हैं उनका बहुत आभार। 15 अगस्त की उत्साहित दिन में आराम के बीच ज्ञान पाने की इच्छा लिए हमारे फेसबुक पेज से जुड़ने के लिए सबका धन्यवाद। अब तक का टेक अवे दर्शकों के लिए मैं बताऊं जो मैं समझ पाया हूं, कोविड के बाद एक बार सेल बढ़ी लेकिन पुनः धीरे धीरे कम होने की तरफ बढ़ चली है। दूसरा कि आज स्टॉक किसी का बढ़ा है, जिसके पास रॉ मटेरियल, जिसका पास फिनिश गुड पहुंचने में डिले होता है, उनका स्टॉक बढ़ा है। लेकिन उन डिस्ट्रीब्यूटर्स ने जिनके पास फैक्ट्रियां बहुत करीब हैं, उन्होंने अपनी वर्किंग कैपिटल को बचाते हुए स्टॉक को कम किया है। आज के इस टेक अवे में एक बात और खास है कि लोग उम्मीदों से भरे हुए हैं। बाजार को कम होने के बावजूद जज्बा और जोश पूरी तरह कायम है। विनोद भाई हैदराबाद से बता रहे हैं कि उनका 36 लोगों का परिवार इस बिजनेस में है और एक साथ 22 ब्रांड करते हैं। उसके पीछे एक ही कारण समझ आ रहा है, वो ये कि अगर आपके पास टीम है और अगर आपके पास मल्टी प्रोडक्ट है तो आप उसके साथ जस्टिस कर सकते हैं शायद। लेकिन ये बात हसमुख भाई से मैं पूछूं कि सर मल्टी ब्रांड आप भी करते हैं, जस्टिस होता कैसे है? कैपिटल ज्यादा लगती नहीं है क्या बाजार में? कैपिटल भी ज्यादा लगती है तो जस्टिस और रियलाइजेशन रिकवर होता है। जैसे पिछली बार हमने पूछा था क्या कहता है गुजरात पार्ट 1 था और ये पार्ट 2 है, और उसमें एक सवाल आकर रुक गया था। हमने एक सवाल उठाया था कि मार्जिन होना कितना चाहिए। ये सवाल उठाना इसलिए लाजमी था कि आज एक छोटे शहर में कोई भी आदमी 200 रुपए 300 रुपए शीट रख के रिटेलिंग भी कर लेता है, लेकिन कहने के लिए वो डिस्ट्रीब्यूटर होता है। लैमिनेट कहीं ना कहीं वहां फंस जाता है, एक लैमिनेट ब्रांड वहां फंस जाता है कि यार स्टॉकिस्ट तो बनाया था लेकिन मार्जिन के चक्कर में मेरा माल नहीं बिक रहा। लेकिन वहीं एक बड़े शहर का होलसेलर कम मार्जिन पर काम करते हुए धबाधब सेल करता है। और इस गुत्थी में आज 300 से ज्यादा फैक्ट्रियां इंडिया में हैं, जिसमें शायद 30 ही इस गुत्थी को सुलझा पाई है। इस गुत्थी को सुलझाने के लिए आज का है पार्ट 2। हसमुख भाई फिर से सवाल है कि मार्जिन उचित होता कितना है और आदमी कैपिटल लगाए कितना? मार्जिन जो सबका अलग अलग गिनती है और वेयरहाउस कॉस्ट भी सबका अलग अलग रहता है। जनरली मार्जिन मिनिमम रहेगा तो नए जो डिस्ट्रीब्यूटर बनते कम बनेंगे, क्योंकि उसमें मार्जिन ज्यादा है। इसके लिए सब फैक्ट्री भी बढ़ गई। फैक्ट्री बढ़ने का भी रीजन सबसे बड़ा तो मार्जिन है, ये तो फैक्ट्री इतनी नहीं बढ़ती। दूसरी बात, जो डिस्ट्रीब्यूटर नए आते हैं ऑन पेपर दिखता है कि मेरे को इतना मिलता है, मगर उसके पीछे का खर्चे किसी को पता नहीं है। डेस्कटॉप का, उधारी दुबत का, और यहाँ पे अपना गोडाउन क्या नेट रियलाइजेशन 8% से 12% के बीच में हम मेट्रो शहरों के लिए मान लें, इतना हो जाता होगा अंदाजा। हम सिर्फ परसेंटेज इसलिए बताना चाहते हैं कि कई ऐसे ट्रेडर डिस्ट्रीब्यूटर जो गलतफहमी में हो, वो उनको एक मैसेज दबी जुबान से मिल जाए और कुछ नहीं। दैट्स इट। रजनीश जी आपका क्या कहना है? मैंने शायद आपको व्हाट्सएप में दिया था, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप पब्लिक को बताएं। बात यह है, मार्जिन के मामले में दिल्ली शुरू से पीछे रहा है। दिल्ली तो इतना पीछे है कि लोग कहते हैं कि दिल्ली में काम कैसे करें, ये नहीं समझ में आता। कई लोग, गुजरात की पार्टियां दिल्ली से रुखसत कर गई कि हम कहीं भी काम करेंगे, दिल्ली नहीं।
रजनीश जी, क्या 8 से 10% का मार्जिन एक डिस्ट्रीब्यूटर के लिए उचित रहता है या ज्यादा होना चाहिए? बात यह प्रगत जी, दिल्ली का जहां तक कंसर्न है, अगर यहाँ पे 8 से 10% का मार्जिन हो तो यहाँ से व्यापारी पलायन नहीं करता। एक्चुअली यहाँ पर तो मार्जिन ऐसा हो रहा है कि खर्चे मीट आउट करना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में क्या कंपनियों के लिए रिस्क नहीं बढ़ रहा कि कंपनियों का पैसा फंस जाएगा? क्योंकि अगर डिस्ट्रीब्यूटर मार्जिन नहीं बनाए तो काम कंपनी को वो जस्टिस कैसे देगा? ये सवाल मनीष जी से है। मनीष जी, यस, अगर डिस्ट्रीब्यूटर को मार्जिन नहीं है तो वो कंपनी को पेमेंट देगा कैसे? वो खुश कैसे रहेगा? ये बहुत बड़ा चैलेंज है प्रगति चैलेंज जी। का सवाल उत्तर दीजिए सर, चैलेंज नहीं उत्तर दीजिए। हाउ यू मैनेज? सर मैनेज तो करना पड़ेगा, वैसे कुछ फैक्ट्री वालों को भी समझना पड़ेगा, कुछ डिस्ट्रीब्यूटर को भी समझना पड़ेगा, एंड वी हैव टू वर्क आउट ऑन द प्राइसेस कि कहीं ना कहीं हम लोग को मार्जिन मिले, और एटलीस्ट 10-12% के नीचे कहीं भी काम होना मुश्किल है, क्योंकि खर्चे कम से कम 7 से 8% हो जाते हैं भैया। विनय भाई, किसी भी विनय भाई, आप पूरे राजस्थान में काम करते हैं और राजस्थान थैंकफुली भीड़ कम है डिस्ट्रीब्यूशन में। थैंकफुली मैं इसलिए कहता हूँ भीड़ कम है, पूरे स्टेट के डिस्ट्रीब्यूशन में प्लेयर्स कम है। हालांकि अब डिस्ट्रीब्यूटरों के सामने सब डिस्ट्रीब्यूटरों की फौज खड़ी है। यानी अगर विनय जी कभी पूरे राजस्थान का काम करते थे, अब उन्हें अलग अलग, गंगानगर का अलग, कोटा का अलग और अजमेर का अलग, और उनसे अलग अलग लड़ना होता है। ऐसे में क्या आपने लास्ट 3 सालों में मार्जिन को घटाकर बाजार को पकड़े रखने की चेष्टा की है या मार्जिन वही है? नो डाउट मार्जिन तो रिड्यूस हुए हैं या आपने किए हैं? नहीं, करने पड़े हैं, यानी आप है ना, करने पड़े ही हैं। मार्जिन कम भी हुए हैं, एंड जो अभी आपने पहले पूछा, मार्जिन आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम्स, राइट। यदि अपना किसी ब्रांड का अच्छा है तो आप उसको लो मार्जिन पे भी सर्वाइव कर सकते हैं। यदि वॉल्यूम्स किसी ब्रांड का अच्छा नहीं है तो आपको कहीं ना कहीं उसके अंदर मार्जिन रखने पड़ेंगे, अदरवाइज सर्वाइवल है ही नहीं लेमिनेट में तो, क्योंकि लेमिनेट में ओवरहेड एक्सपेंसेस इतने होते हैं कि आपका सर्वाइवल यदि आपके पास वॉल्यूम नहीं है तो नहीं हो सकता। क्या कहता है लेमिनेट बाजार? तो बाजार ये कहता है कि मार्जिन या तो खुशी से कम किया गया है या मजबूरी में कम हुआ है, लेकिन मार्जिन कम हुआ है। अदरवाइज सर्वाइवल इज नॉट हियर बिकॉज सप्लाई इज हाई। इन बैंगलोर सिचुएशंस वर डिफरेंट 5 years ago. Situations changed 3 years ago. Today I keep hearing Bangalore is flooded with tremendous material. Bangalore is one of the finest market for 1mm. नवीन जी से सवाल है कि सर क्या वहां पे उम्मीद है कि 1mm कम नहीं हुआ होगा? आप लोग तो बचा के क्वालिटी मार्केट है। किसी ने इस पैनल में कहा कि 1mm का बाजार कम हो रहा है, मैं डिसएग्री करता हूं। हर क्वालिटी बाजार में 1mm बढ़ रहा है। हालांकि 0.9 से लोग चोरी करके 1mm बना के बेचते हैं। क्या आप इससे सहमत हैं? आप अनम्यूट करके बताइएगा सर। बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है कि मार्केट में 1mm का सेल कम हुआ है। हम लोग अपने मार्केट को जिस तरीके, देखिए सबसे बड़ी चीज ये है कि आप चाहते क्या है मार्केट से, ये जानना जरूरी है। हम लोग अपने मार्केट में अपने काम में हम लोगों ने 1mm की सेल को ही फोकस रखा, हमने प्रीमियम प्रोडक्ट को ही फोकस। आवाज और जोर से, आवाज आपकी बहुत धीरे है। अच्छा, हमने अपने प्रोडक्ट में क्वालिटी प्रोडक्ट को ही अपने यहाँ एंट्री दिया। लेकिन वो क्या डिमांड है क्वालिटी? आपका तो ठीक है चॉइस, हम लोगों का देखिए अपना अपना फोकस है। मैं अभी मार्केट की बात नहीं कर रहा, मैं अपनी बात करता हूँ। हम लोगों ने अपने प्रोडक्ट अपने यहाँ पर प्रीमियम प्रोडक्ट को ही सेल किया। देखिए हर तरीके के कस्टमर है मार्केट में। तो इसका मतलब मनीष जी जो कह रहे थे वो गलत था? नहीं, देखिए मैं गलत, वो उनके यहाँ का सिनेरियो कैसा है वो जानते हैं, लेकिन हमारे यहाँ का सिनेरियो ऐसा है। वेस्ट बंगाल में, मैं पूरे ईस्ट की बात नहीं करता, लेकिन सबसे महंगी प्लाईवुड अगर भारत में बिकती है तो वो बंगाल, उड़ीसा और बिहार में बिकती है। ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर का सबसे बड़ा मार्केट शेयर बंगाल, उड़ीसा और बिहार है। लेकिन लैमिनेट में ऐसा कौन सा भूचाला है कि मनीष जी सस्ता बिकता है? मुझे समझ नहीं आया सर। सवाल मनीष जी आपसे बताएं। सवाल यही है कि जब प्लाईवुड 100 रुपए के ऊपर वाली बिक सकती है, सेंचुरी वहां बिकती है, ग्रीन वहां बिकती है, ऑस्टिन वहां बिकती है, तमाम कितने बड़े बड़े ब्रांड वहां। प्रगति जी आपने कहीं ना कहीं सस्ता बिकता है। नहीं, ऐसा है, मेरी बात को कहीं ना कहीं मिसगाइडेड हो गए हैं। एक्चुअली मैं ये नहीं बोला कि वहाँ पे सेल कम हुई है अच्छे ब्रांड्स की।
मैंने ये बोला कि सेगमेंट यहाँ पे बहुत बड़ा वाइड हो गया है कि बीच वाले जो सेगमेंट है उनकी अब कोई स्पेस नहीं बच रही है, या तो प्रीमियम सेगमेंट हो रहा है या फिर लोअर सेगमेंट हो रहा है। बीच वाला सेगमेंट इस मार्केट से हल्का हल्का काफी मूव मतलब निकल रहा है। बीच वाले सेगमेंट का बोलने का मतलब था गुजरात वाले मार्केट से। नॉर्थ इंडिया की जो फोल्डर्स है यहाँ पे काफी ज्यादा अभी हिट हो रही हैं, और साउथ की जो वेस्ट की जो फोल्डर्स है, आई मीन गुजरात के जो फोल्डर्स है, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज होते दिख रहे हैं लास्ट 2 सालों में हमने जो समझा है यहाँ पे। क्या आपके यहाँ पर कंपटीशन बढ़ा है, फोल्डर्स की अवेलेबिलिटी बढ़ी है? काफी ज्यादा, नो डाउट, काफी ज्यादा बढ़ी है। प्रभाव ब्रांडेड मार्केट पर भी पड़ा है या पड़ रहा है? नहीं, ब्रांडेड में आई थिंक जो ब्रांडेड कंपनी है, 2 या 3 जो भी ब्रांडेड कंपनियां हैं, दे आर डूइंग गुड सिंस उनके अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं और अच्छे डीलर सेगमेंट भी हैं, तो आई थिंक दे आर डूइंग गुड। तो आज क्या कहता है लैमिनेट बाजार में? एक बात बड़ी स्पष्ट है कि जहां पर 1 mm की मार्केट थी और जिनको दिल से 1 mm बेचना था, जिसमें कहीं ना कहीं गुप्ता सेल्स के अरुण गुप्ता जी भी होंगे और रजनीश जी भी ऑर्गेनाइज प्रोडक्ट करते हैं, विनय जी हैं, ये मानते हैं कि 1 mm की सेल घट रही है, लेकिन उनकी घट रही होगी जिनका 1 mm पे फोकस नहीं है। यानी आप नियत जहां रखेंगे बरकत वहीं आएगी। अगर नियत 1 mm में है तो सेल भी 1 mm की मिलेगी, अगर नियत 1 mm की नहीं है तो लाइनर भी बेच सकते हैं। गौतम बंसाली जी बोलिए। मेरा मानना है कि 1 mm की सेल घट रही है क्योंकि 1.25 की सेल बढ़ रही है बोल के। क्या बात है, ये तालियां हैं। क्वालिटी विंस। और ये आप सिर्फ स्क्रीन पे बोल रहे हैं या आपकी बैलेंस शीट भी रिफ्लेक्ट करती होगी? बैलेंस शीट भी रिफ्लेक्ट करती है कि सवा की सेल ज्यादा है कंपेयर टू 1 mm। उम्मीद है कि करती होगी। क्या कहता है लैमिनेट बाजार में? उमंग जी शांत हैं और मैं चाहूंगा कि वो स्क्रीन पे पास आए और मुझे ये बताएं कि क्या गुजरात में कभी, जैसे यहाँ पर बहुत सारे पूरे स्टेट को हैंडल करने वाले डिस्ट्रीब्यूटर हैं उमंग भाई, जैसे विनय भाई पूरा राजस्थान करते हैं, हसमुख भाई पूरा महाराष्ट्र करते हैं, मनीष भाई पूरा एक स्टेट छोड़िए 4 स्टेट करते हैं, लेकिन गुजरात एक ऐसा स्टेट है जहां पर हर शहर की अपनी कहानी और कथा है। आप अनम्यूट करें उमंग भाई। उमंग भाई के स्पीकर में या कनेक्शन में कहीं समस्या है तो हाँ जी। तो हर सबसे पहले मैं आपकी पूरी बात से सहमत हूं कि अगर आपको 1 mm का सेल करना है तो डेफिनेटली 1 mm का सेल होता है कि 9.2 में जाएंगे, धीरे धीरे 0.8 जाएंगे। हम तो कस्टमर से जितना सस्ता लेके जाएंगे वो धीरे धीरे अपने से उतना ही सस्ता मांगता ही जाएगा। आपको कौन से सेगमेंट में माल बेचना है, दैट यू हैव टू डिसाइड। कि मैं पूरी तरह से मानता हूं कि 1 mm की सेल डेफिनेटली थोड़ा बहुत फर्क आया होगा, मगर पर्टिकुलरली मैं मेरी अगर बात करूं तो इतना कोई फर्क 1 mm के अंदर नहीं आया हुआ है, क्योंकि मैं सिर्फ 1 mm ही बेचता हूं और कुछ भी नहीं बेचता हूं, न 9.2 न 0.8। तो मैं पूरा दिन 1 mm का सेल किस तरह से मेरा मेंटेन हो उसी के अंदर जुड़ा रहता हूं। तो डेफिनेटली मैं मेंटेन करता हूं मेरा 1 mm का सेल। हाँ, डेफिनेटली कोरोना के बाद, कोविड के बाद थोड़ा बहुत जो मार्केट के हिसाब से फर्क हुआ है वो हुआ है, मगर पर्टिकुलरली दूसरा सस्ता दे रहा है और तो ऐसी कोई मेरे पास नहीं गुंजाइश है कि उसकी वजह से मेरा सेल कम हुआ है। उमंग जी, एक चीज मेरा सवाल था जो आपसे पर्टिकुलरली पूछा कि गुजरात में हर शहर का अपना एक स्टेट जैसे फंक्शन करता है, हर शहर में वहां 50 डिस्ट्रीब्यूटर 40 डिस्ट्रीब्यूटर मिलते हैं, जबकि बाकी राज्यों में पूरे स्टेट को संभालने वाले भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं। आपके गुजरात में ऐसा नहीं दिखता, लोग एक शहर के ही डिस्ट्रीब्यूटर बन के रह जाते हैं, इसका कारण क्या है? आपको सबको मालूम है सर कि लैमिनेट मैन्युफैक्चरिंग पूरे गुजरात के अंदर, गुजरात इज बेसिकली मैनचेस्टर फॉर लैमिनेट मैन्युफैक्चरिंग। तो हर एक का, जैसे किसी का फैक्ट्री का किसी ने कोई रिलेटिव्स होता है तो वो कोई अहमदाबाद में सेटल होता है, कोई मेहसाना में होता है, कोई राजकोट में होता है, तो सबको एक ये भी है कि सब अपने जो रिलेटिव्स है उसको सेटल करते हैं कि ठीक है भाई तू मेरा एक उधर पे ये 1 mm का मेरा बेच या 0.8 का वॉट एवर इट इज। तो इसी तरह से सबसे पहले ये है। दूसरा कि लोग ऐसा क्या ये मॉडल बिजनेस वाइज उचित है? क्या प्रॉब्लम है? बिजनेस वाइज तो देखो, हर एक को माल बेचना है तो वो तो अपने हिसाब से तो मेहनत करेगा ही करेगा सर। हम किसी को कैसे रोक सकते हैं कि आपको इसको नहीं देना है और आपको इसको देना है? किसी को नहीं, मेरा ये कहना है क्या एक डिस्ट्रीब्यूटर जो पूरे स्टेट का काम करता है वो आज की डेट में, आज का सिनेरियो क्या उचित है? जैसे विनय भाई आपसे सवाल है मेरा, पूछा भी था मैंने, अनम्यूट कीजिएगा इसको।
कि एक डिस्ट्रीब्यूटर जो पूरे स्टेट का काम लेता था, आज बहुत जगह ऐसी स्थिति आती है, बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स और डीलर्स हमारी इस आज की चर्चा को सुन रहे होंगे और ये उनके लिए बहुत काम का सवाल है। कोविड के बाद अगर कोई कंपनी अपने आप के एरिया को कम करके जस्टिस मांग रही है तो कंपनी गलत है या डिस्ट्रीब्यूटर? विनय भाई। तो देखिए, यदि छोटे एरिया का डिस्ट्रीब्यूशन करेगा तो वो अपने स्टॉक को जस्टिफाई कैसे करेगा, उसकी रोटेशन कैसे लेकर के आएगा। आज एक लेंथ के अंदर आज डिस्ट्रीब्यूटर कोई अपने एक एरिया में लेता है, वो स्टेट को कवर करता है, उतना स्टॉक का वॉल्यूम भी मेंटेन करता है, फिर वो स्टेट को कवर करके कहीं ना कहीं उसका रोटेशन निकाल पाता है, तब जाकर के ही लैमिनेट डिस्ट्रीब्यूशन की सर्वाइवल है। यदि आप छोटे एरिया में कर रहे हैं, आप छोटे एरिया के अंदर स्टॉक उतना मेंटेन करेंगे और उसके हिसाब से आप यदि वॉल्यूम्स के हिसाब से आप रोटेशन निकालेंगे तो आई डोंट थिंक सो आप बड़े मतलब उसके लिए आपको बड़े मार्जिन रखने पड़ेंगे, फिर आप छोटे मार्जिन में काम नहीं कर पाएंगे, अदरवाइज सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। और जो बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है वो छोटे मार्जिन पे भी काम करके सर्वाइव कर लेगा और कहीं ना कहीं वॉल्यूम्स निकाल लेगा। तो क्या कहता है लैमिनेट बाजार, कोविड के बाद कौन ज्यादा सेफ है? हसमुख भाई। जिसके पास में एरिया अच्छा है और जो वॉल्यूम्स में कर सकता है, और जिसके पास एरिया अच्छा है लेकिन वॉल्यूम नहीं कर रहा है, मार्जिन ज्यादा ले रहा है, वो नहीं सर्वाइव कर पाएगा, नहीं सर्वाइव करेगा। हसमुख भाई, क्या आप इस बात से सहमत हैं? सर्वाइवल तो होना ही है आज के तो एक टेम्पोररी फेज है अपना। तो विनय जी का एक पॉइंट बहुत अच्छा है, मैं सबसे ये सवाल पूछना चाहूंगा और उससे जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रखे वो हाथ उठा सकता है कि जिसके पास एरिया बड़ा है और वो मार्जिन ज्यादा ले रहा है लेकिन वॉल्यूम कम कर रहा है, क्या वो सर्वाइव करेगा? सवाल सिंपल है, जिसके पास स्टेट है, बड़ा है और वो मार्जिन ज्यादा ले रहा है, क्या वो सर्वाइव यानी उस ब्रांड के साथ काम लंबा करेगा? यही सवाल है। हसमुख भाई, कर पाएगा? एरिया छोटा है हो कि बड़ा हो, मगर आपको गैप रहना कम ही रखना पड़ेगा, मार्जिन आज के कम रखना ही पड़ेगा, क्योंकि जो जितना गैप रहेगा ना उतने आप दूसरे को एंट्री दे रहे हो, उसका मतलब यही है। कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर नया आता है तो गैप ज्यादा रहता है तो ही आता है, गैप कम हो जाए, नॉर्मल मार्जिन होना चाहिए। मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ एकदम लो में बेचो, वॉल्यूम करना है आपको या फैक्ट्री को भी जस्टिस करना है तो आपको वॉल्यूम फैक्ट्री को भी देना पड़ेगा और हमको भी पैसा, जब आज सबको कमाना है, पैसा एक ही है। तो राजीव ने सवाल लेकिन हसमुख भाई एक बात है, हाँ सर, हसमुख भाई एक बात है कि जब तक आदमी पानी में उतरता नहीं तब तक उसको गहराई का मालूम नहीं पड़ता है। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो पानी में उतर जाते हैं, उसके बाद उसको ये महसूस होता है कि यहाँ पर गहरा बहुत है। बहुत सही बात है नवीन गुप्ता जी की ये बात 100 बात की एक बात है कि अगर लैमिनेट बिजनेस को बहुत आसानी से हलवा समझ के अगर आप उतरते हैं कि कोई फैक्ट्री मुझे माल दे रही है, मेरे सगे वाले ने फैक्ट्री लगाई और मैं डिस्ट्रीब्यूटर बन जाऊंगा और वो इतना बेच रहा है तो मैं बेच लूंगा, तो शायद वो पानी टेस्ट नहीं किया हुआ है, अगर टेस्ट करेगा तो उसे दिक्कत आएगी। विनोद पटेल जी से सवाल है कि सर आप कैसे 22 ब्रांड को खुश रखते हैं, बस ये फार्मूला बताइए। हर दुकान पे 2-2 ब्रांड, कोई दुकान पे 3 ब्रांड, उसके लिए घर के 3 लड़के 4 लड़के एक दुकान में, तो सबका सेल कलेक्शन आता है, सबका सर, सभी फैक्ट्री का पेट भर जाता है सर, उस सभी फैक्ट्रियों का पेट उससे भर जाता है सर। विनोद भाई, सभी फैक्ट्रियों का संतुष्टि हो जाता है उससे? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। कोई बात नहीं विनोद भाई, कनेक्शन कमजोर है। अरुण भाई, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आप वैसे भी कम बोल रहे हैं, रॉयल टच वाले गंभीर भी होते भी हैं, आप बोलिए क्या बोलना चाह रहे हैं। नहीं, मेरा तो ऐसा है ना कि डिस्ट्रीब्यूटर जो आगे जाता हूं, मेरे को सिग्नल नहीं आ रहा है। हाँ सर, आप सिग्नल कनेक्ट करके फिर से सवाल पूछूंगा। अरुण जी बताएं। जो डिस्ट्रीब्यूटर्स है हमारे डीलर, हाँ जी सर, आया आवाज आया। डीलर्स है हमारे सभी, वो मेहनत कर रहे हैं, कंपनी मेहनत कर रही है, डीलर सपोर्ट अच्छा है, मार्केट उसी वजह से आगे जा रही है। आज की डेट में 100 mm की सेल ज्यादा है। हमने शुरू से ही 1 mm और 100 mm किया, जब से कंपनी ने 1 mm किया 1 mm, उसके बाद 100 mm। आज की डेट में 100 mm की सेल अच्छी है। अरुण जी और डीलर भी हमारे बहुत खुश हैं साबे। अरुण जी एक अंदर से फीलिंग बताइए, आप जैसे लोग तो बहुत कम मिलते हैं, 40 साल का कंपनी का साथ, 1 mm और 1.25 mm की तन्मयता से बिक्री। मुझे एक सवाल बताइए कि सर जब 0.8 का फोल्डर कोई
नॉर्थ इंडिया की फैक्ट्री लाके रखती है तो आपको मन होता है कि नहीं कि ये कर लूं? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, नहीं होता है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। फीलिंग ही नहीं होती है, आपको नहीं लगता कि वॉल्यूम बढ़ा लूं? हम आज देखो ना कितना टाइम पीरियड हो गया, आज हमारी तीसरी पीढ़ी इस बिजनेस में आ गई है। हम तो रॉयल डच के साथ है बस। कोई भी ब्रांड जो भी आएगा, नया ब्रांड पंजाब में आएगा, वो पहले मुझे ही मिलेगा और ये आगे मुझे मिलेगा और बातचीत करेगा, फिर वो मुझसे ये पूछेगा कि आगे मैं किसके पास जाऊं। और ये इस अनकंडीशनल सेंटेंस के पीछे राज क्या है? मैं समझा नहीं। ये जो अनकंडीशनल रिलेशन है आपका रॉयल टच के साथ, इसके पीछे राज क्या है? राज ये है कि मेरे फादर ने शुरू किया बिजनेस जी, उन्होंने बोला था, एक ही बात मुझे समझाई थी, किसी कंपनी के साथ काम करना और किसी के साथ काम नहीं करना। यानी अगर कोई पिता की बात सुनता है और पिता अनुभवी है, और अगर उनकी बात भी अगर सुन ले तो पूरी जनरेशन का काम चल सकता है। राज की बात यही है। थैंक यू अरुण जी, थैंक यू अरुण जी। मैं विनोद जी से पूछ रहा था, है ना फुल। मैं विनोद जी से पूछ रहा था कि विनोद जी वो फार्मूला और वो राज की बात क्या है कि आप 22 ब्रांड्स का पेट भर देते हैं, और आप कह रहे थे कि हर दुकान पे 3 ब्रांड, आप यही बता रहे थे तब तक कनेक्शन चला। तो उससे क्या इतनी सेल हो जाती है कि वो फैक्ट्री वाले खुश हो जाते हैं आपसे? एवरेज हर ब्रांड का 3000 से आसपास सेल आता, कोई 4 आता तो कोई 1500 सीट भी आता है, सबका चल जाता है। अच्छा, उतना चल जाता है। हाँ, 3000 अच्छी ब्रांड है उसका 3000 तो एवरेज सेल आता है एक फोल्डर। रजनीश जी, बात करें तो कोई ऐसे स्पष्ट, कुछ भी छुपाना नहीं, स्पष्ट बताना कि ये है बात। ये प्रगति जी, सारे भाई लोग बैठे हैं, आपस में कुछ छुपाना या पर्दे में रखने का कोई मतलब नहीं बैठता। हमारे ऑडियंस भी हमारे ट्रेड के लोग हैं, हमारे कठिन सवाल पूछने के पीछे कई सवाल हमारे किसी 22 ब्रांड। तो मैं ये अभी कैलकुलेट ही कर रहा था कि अगर 5000 पर ब्रांड भी हुआ तो मतलब 1.25 लाख 1.5 लाख शीट से ऊपर तक का रेगुलर बिकता है। तो भाई साहब ने खुद ही बताया कि नहीं मेरा 3000 शीट का एवरेज है ना, तो क्लियर आता है कि भाई एक्चुअली कितना बिकता है। पर बात यह है प्रगति जी, जो मेरा नॉर्थ इंडिया का एक्सपीरियंस है, अब यहाँ का डीलर जो है, जो मल्टी ब्रांड्स में काम कर रहा है, वो अपने ब्रांड धीरे धीरे शॉर्ट कर रहा है क्योंकि वो जस्टिफाइड नहीं कर पा रहा सेल को, उसकी इन्वेंट्री बढ़ रही है, उसकी सेल निकल नहीं रही है। तो प्रैक्टिकली मैंने कई लोगों से मेरे संपर्क में है, 1-2 ब्रांड मैंने भी शॉर्ट आउट किए हैं। तो यहाँ आपने क्यों शॉर्ट आउट किए? बाकी का तो ठीक है, समझ आता है। स्पष्ट बताइएगा, गोल गोल नहीं बताइएगा। एक्चुअली प्रगति बात यह है कि मल्टी ब्रांड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आज का जो सिनेरियो है, ब्रांड रखने के बाद इन्वेंट्री और इन्वेस्टमेंट बढ़ जाता है, आपका उधारी बढ़ जाता है, उतना रिटर्न नहीं आता। आज एक ब्रांड में काम करने का मतलब, और आपकी रिटर्न की एक्सपेक्टेशन आपने बताई नहीं। रिटर्न की एक्सपेक्टेशन तो आपको दिल्ली की मार्केट से अच्छे से वाकिफ हैं कि यहाँ तो जरा सी रिटर्न आप बढ़ाएंगे तो आप तो मार्केट से बाहर हो जाएंगे। तो रिटर्न तो यहाँ बस आदमी देख के खुश हो रहा है कि कागजों में कि मैंने इतना कर लिया। रिटर्न हसमुख भाई ने एक रिटर्न मुझे मैसेज किया था। हसमुख भाई आप भी बता दीजिए, देखें तो सही, बॉम्बे और दिल्ली के रिटर्न्स उतने हैं कि नहीं, या हैदराबाद ही सिर्फ रिच है? सबसे कम प्रॉफिट बॉम्बे वाले का ही है, आपको सबसे ज्यादा खर्चा बॉम्बे में है, आपको पता है सर। लेकिन सर बॉम्बे तो नॉन फोल्डर का जनक है सर। नॉन फोल्डर में आदमी खुश होता है बेच के, डेस्कटॉप देख के दुखी हो जाता है जी। नॉन फोल्डर में डेस्कटॉप का रेशियो बहुत है सर। यानी इधर कुआं उधर खाई, फोल्डर बेचो तो मार्जिन नहीं है, नॉन फोल्डर बेचो तो डेड स्टॉक है। हाँ, नॉन फोल्डर में आप बॉम्बे के अलावा जितने भी किया होगा ना, वो खुश नहीं है। खाली बॉम्बे में क्या पूरे इंडिया से पब्लिक आती है, डिस्ट्रीब्यूटर आते हैं, डीलर आते हैं, तो लगता है माल बिक रहा है, मगर उसके बाद का डे स्टॉक है। आज 1000 आइटम हम लोग मेंटेन करते हैं, जो बिना फोल्डर का 1000 से 1200 प्रोडक्ट है। उसमें सर हर फोल्डर चलता नहीं है सर। फोल्डर में तो कहाँ ना कहाँ बिकता है फोल्डर का माल। क्या कहता है लैमिनेट बाजार? लैमिनेट बाजार ये कहता है कि अगर आपकी नीयत हाई एंड प्रोडक्ट या अच्छे प्रोडक्ट बेचने की है, हाई एंड नहीं कहूंगा, वैल्यू एडेड का भी नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा जो अच्छे प्राइस और अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट हैं उसकी बेचने में अगर आपकी नीयत है तो आप वो बेच पाएंगे।
अगर आपकी नियत सिर्फ सस्ता और ज्यादा सस्ता बेचने की है तो आप वो बेच पाएंगे। और ये परसेप्शन सबका अपना अपना है कि किसको किस में किक मिलता है, किसको किस में खुशी मिलती है। लेकिन कुछ भी कर लोगे, मार्जिन कहीं ना कहीं 10% के आसपास लाने के लिए आपको अपने सारे फंडामेंटल, सारी फोकस और सारी एनर्जी इस पे लगानी पड़ेगी। अदरवाइज कहीं ना कहीं आप आधे डोजन यानी 6% के आसपास मार्जिन करके भी जस्टिस नहीं कर सकते, ऐसा मैं समझ पा रहा हूं। क्या ये मेरा आकलन सही है? सही है तो आप लोग ऐसे कर दें, नहीं सही हो तो ऐसे कर दें। सही है, सही है। धन्यवाद सबका। विनोद भाई का ओपिनियन डिफरेंस है, वो ऐसे कह रहे हैं। विनोद भाई बताएं। आप दिल्ली बॉम्बे का ओके, बाकी सब अच्छा ही मार्जिन रख रहे हैं। अहमदाबाद वाले रहने दीजिए, कोई भी रहने दीजिए। एक दिल्ली का और ये हसमुख भाई का समझ में आता। मैं ये समझ पा रहा हूं कि अगर किसी ब्रांड को 3000 से नीचे 1500 से 3000 की रेंज की सेल से संतुष्टि है तो वो बहुत अच्छा है हैदराबाद उसके लिए। लेकिन अगर उसे 10,000 शीट करना है तो उसे, एक दुकान में 3 ब्रांड है, 10,000 हो गया है? एक दुकान में 3 ब्रांड है, 10,000 हो गया। कैसे एक दुकान में 3 ब्रांड है? यार फैक्ट्री वाले का क्या हुआ? हाँ तो उसको पहले ही बोल देते इतना सेल मिलेगा बस है। मेरे से 2,000-3,000 का रेंज है। देखिए मैं भी ये हसमुख भाई, मैं क्या बोलता हूँ, आज 3,000 है तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है। आज की डेट में पूरे इंडिया में जितने भी मैन्युफैक्चर है उसका 25 से 30,000 ब्रांड वाले बहुत इफेक्ट मैन्युफैक्चर बहुत है और उनका 10% ये सर एक अकेला दे रहे हैं, 10% सेल दे रहे हैं। विनोद भाई ने ये भी तो कहा कि मैंने लॉकडाउन में स्टॉक बढ़ाया या उसके तुरंत बाद स्टॉक बढ़ाया। तो विनोद भाई ने एक चीज बहुत अच्छी की कि उन्होंने किसी को कष्ट नहीं दिया होगा। उन्होंने जो लोग जुड़े हैं उनसे अगर डिलीवरी की कमी है तो उनको नहीं गाली दे रहे हो कि तुम डिलीवरी दो। इन्होंने अपने ऊपर लिया और अपना स्टॉक बढ़ाया, है ना विनोद भाई? वही है। और अभी भी मैं सुबह 5 बजे दुकान खोलता हूँ, दोपहर में 12 बजे बंद। तो ये है विनोद भाई के सक्सेस का राज। सुबह कितने बजे दुकान खोलते हैं? 5 बजे। अभी पहले 3 बजे खोलते थे, अभी 5 बजे खोल रहे। यानी ये आप कोविड काल में अपना बिजनेस चलाते रहेंगे इसके लिए कि बाजार बंद भी है तो भी मैं काम कर जाऊं। हाँ कर लिया नहीं। बहुत अच्छा विनोद भाई, आप एक अपवाद हैं और हम सभी हमारे ट्रेड के लोग क्या कहता है लैमिनेट बाजार में आपसे बहुत कुछ सीखेंगे। राजीव कुछ सवाल है आपका? मेरा एक सवाल है, ये कड़ी हम लोग अभी कंक्लूड किए जिसमें हमारे टेकअवे अभी आपने दिया। जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं इस पैनल पे अपने अपने एरिया के बहुत टॉप बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं और ये फैक्ट है कि 5,000 से ऊपर जो हम लोग 2007, 8, 9, 10 में सर्वे करते थे लैमिनेट, तो 5,000 से ऊपर एक ब्रांड में बेचने वाले कई डिस्ट्रीब्यूटर्स पाए जाते थे। अब वो नहीं पाए जाते हैं। ये कटु सत्य है, एक ब्रांड के लिए बहुत कम है ऐसी संख्या। राजीव आपका ये सवाल बिल्कुल सही है, लेकिन क्या कहता है लैमिनेट बाजार? लैमिनेट बाजार आज का ये कहता है कि मार्जिन हैज टू बी कंप्रोमाइज्ड एंड कंट्रोल्ड if you are going for a volume and if you are doing a large scale state first. Second, अगर आप मार्जिन बहुत ज्यादा रखेंगे तो आप कंपनी के साथ जस्टिस नहीं कर पाएंगे। इस 2 टेकअवे के साथ लैमिनेट बाजार ये भी कहता है कि अगर आपकी नियत बेहतर प्रोडक्ट बेचने की है तो आप बेच पाएंगे, लेकिन अगर आपकी नियत वॉल्यूम बहुत ज्यादा वॉल्यूम कम मार्जिन पे काम करने की है तो आप वो भी करेंगे। भारत का बाजार आपको हर अपॉर्चुनिटी देता है। मैं सभी के पास एक बार आऊंगा कि आपके मन में कुछ भी ऐसा रह गया हो इन 4-5 सवालों को लेकर कि कोविड के बाद बाजार घटा है या बढ़ा है। लेकिन अगर मार्जिन के ऊपर किसी को कुछ कहना हो, कंपनियों के लिए कोई भी एडवाइस हो या बाजार के बदलाव को लेकर आपका कोई भी ऐसा सजेशन हो जो किसी भी ट्रेडर, डिस्ट्रीब्यूटर या फैक्ट्री को मजबूर करे बदलाव के लिए, वो जरूर कहें। एक सवाल है मेरा सभी डिस्ट्रीब्यूटर से कि लैमिनेट की सप्लाई बढ़ी है। राजीव, विनय जी कुछ बोलना चाह रहे थे इस मेरे पॉइंट पे, लेट मी टेक। अच्छा सर, my suggestion to all the companies, companies should take back the stock of discontinued product। तब हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर्स, सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स लो मार्जिन पे भी और अच्छे वॉल्यूम्स में या कम वॉल्यूम्स में सर्वाइव कर पाएंगे। आज लैमिनेट डिस्ट्रीब्यूटर्स की सबसे बड़ी जो पीड़ा है, तकलीफ है, वो ओनली एंड ओनली कंटिन्यूड प्रोडक्ट जो हमारे यहाँ स्टॉक रह जाता है। बहुत गंभीर सवाल आ जाएगा मेरे से और उसका जवाब देना यहाँ सबको भारी पड़ेगा। मैं पूछूं फिर?
बट जो लेमिनेट डिस्ट्रीब्यूटर्स की सबसे बड़ी व्यथा है वो यही है। लेकिन लेमिनेट डिस्ट्रीब्यूटर के द्वारा क्रिएट किया गया ये व्यथा है। नहीं, क्रिएट कराया हुआ व्यथा नहीं है, क्योंकि लेमिनेट इंडस्ट्री के अंदर कंपनीज के पास में डिसकंटिन्यू जो हो जाते हैं प्रोडक्ट्स, वो हम लोगों के लिए एक चैलेंज है। इस कारण से ही हम लोगों को कहीं ना कहीं स्टॉक के ऊपर हसमुख भाई ने कहा नहीं हमारा किया हुआ व्यथा नहीं है, लेकिन मैं आपको बताता हूं कैसे। अगर कोई लैमिनेट की कंपनी अपना फोल्डर 8 महीने से ज्यादा लेट कर देती है बदलने में, तो सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूटर हल्ला करते हैं कि भैया नया फोल्डर कब ला रहे हो। फिर ये कभी नहीं कहते कि मेरे पास ये स्टॉक है, ये देख लो। डिस्ट्रीब्यूटर स्टॉक देने में 4-4 महीने का वक्त लगाते हैं, कई तो देते ही नहीं है, खुद ही नहीं पता होता है। इसलिए मैं कह रहा हूं ये व्यथा उनकी क्रिएटेड है। अनऑर्गेनाइज अलग सिनेरियो हो गया, ऑर्गेनाइज यदि है और यदि प्रॉपर्ली इसको ऑर्गेनाइज करा जाए तो लो मार्जिन पे वॉल्यूम्स तभी आ सकते हैं जब इसकी ये एक जो प्रॉब्लम है इसका सॉल्यूशन कंपनीज की तरफ से कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूटर्स को मिले। इसके लिए ऑर्गेनाइज कंपनीज जैसे मार्जिन और ऑर्गेनाइज कंपनी वाले रेट भी होने होंगे सर, तभी ये संभव है। हम एक ही साथ मंगल ग्रह और चांद दोनों पर नहीं पहुंच सकते, हमें धरती पर रह के पहले उसके लिए प्रॉपर रॉकेट बनाना होगा और उसमें सबका सहयोग चाहिए होगा। उम्मीद है मैं जो कहना चाह रहा हूं सभी डिस्ट्रीब्यूटर उससे दुख से ही सही, मुझे सही नहीं मानते हुए भी अंदर से एग्री करेंगे कि यस, डिस्ट्रीब्यूटर्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है और थी, अगर वो इसमें सहयोग दें, अगर वो अपने स्टॉक शेयर करें, अगर वो अपने ओपनली कंपनीज को फोर्स न करें कि वो नए नए डिजाइन और बहुत सारा नए नए फोल्डरों का रेस न करें, तो ये संभव है। विनय जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपसे मैं सहमत ही नहीं हूं, बल्कि प्लाई रिपोर्टर इस बात के लिए लैमिनेट इंडस्ट्री को प्रेरित भी करता है कि वो अंधी दौड़ में ना जाए, रोज नया फोल्डर ना लाए, कंसोलिडेट करे काम को, लेस डिजाइन्स लाए, नए नए ब्रांड्स ना लाए। और इसीलिए पिछली बार की वेबिनार में हमारा ये पूछना था खासकर कि क्या मल्टी ब्रांड आज सरवाइव कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मल्टी ब्रांड, एक कंपनी के पास ज्यादा ब्रांड होंगे तो उसका डेड स्टॉक भी ज्यादा होगा और उसका सर्वाइवल नहीं होगा। उम्मीद है कि जैसा विनय भाई ने अपनी बात कही, मनीष जी और बाकी मैं एक बात और प्रगत जी बोलना चाहूंगा इसमें, प्लीज सर प्लीज। क्योंकि जब डिसकंटिन्यू की बात करते हैं तो ऑर्डर हम ही लोग देते हैं कंपनी को, कंपनी जबरदस्ती तो हमारे पास माल भेजती नहीं है। देखिए परफेक्ट। अब यदि जब हम इस कंडीशन पर मान लेते हैं कि भाई आप डिसकंटिन्यू उठा लीजिएगा वापस, तो हमें जो चीज 10 शीट की जरूरत है हम उसको 50 शीट का ऑर्डर लिखा देते हैं, क्योंकि हमारे को टेंशन तो इस चीज का है नहीं। लेकिन विनय भाई ने तो कह दिया ना कि ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर बोल के काम खत्म है। नहीं तो ये तो देखिए हमारा काम है ना कि हम भाई सिचुएशन हम जानते हैं कि हमें क्या ऑर्डर देना है। इनडायरेक्टली मैंने विनय भाई पे इनडायरेक्टली चोट करी है कि केवल अनऑर्गेनाइज कह के आप बच नहीं सकते। आप ये कह के कि मैं 5 लाख से कम इनकम करके मेरे को अब ऑडिट रिपोर्ट बनाने की जरूरत नहीं है, या मेरा टर्नओवर 2 करोड़ से कम है, मैं तो बिना बुक्स के 8% का टैक्स भर के बच जाऊंगा, ये नहीं हो सकता अनऑर्गेनाइज सेक्टर के साथ, लैमिनेट डिस्ट्रीब्यूटर के साथ। आज के बाजार की नीड है कि हम सभी अगर डेड स्टॉक से पीछा छुड़ाना चाहते हैं तो डिस्ट्रीब्यूटर बेखौफ होकर अपने डेड स्टॉक पहले तो स्टॉक मैनेज करें और ये देखें कि उनका डेड स्टॉक है क्या। यदि ज्यादा मल्टी ब्रांड से काम करेंगे तो डेड स्टॉक ज्यादा होगा, यदि एक ब्रांड से प्रॉपर काम करेंगे तो डेड स्टॉक नहीं होगा। मनीष जी से कम हो जाएगा, बहुत मल्टी ब्रांड करते हैं। मनीष जी ऐसा बताएं आपका क्या व्यू है? बोलिए मनीष जी, बोलिए आप। मनीष जी आपका व्यू क्या है? नहीं, मैं विनय जी से मैं एग्री करता हूँ। आई थिंक फैक्ट्री से सपोर्ट मिलना चाहिए डिसकंटिन्यू आइटम में, भले ही कंपनी प्राइस बढ़ाए कोई इशू नहीं है। अगर कंपनी की तरफ से नवीन जी बेंगलोर से हैं, ये भी मल्टी ब्रांड करते हैं, इन्होंने एक बात इतनी सुंदर कही कि हम ऑर्डर बनाते हैं, फैक्ट्री अपने मन से नहीं भेजती, तो डेड स्टॉक कैसा? सर ऐसा है प्रगति जी, ये तो पक्की बात है कि आज के डेट में डिस्ट्रीब्यूटर जो भी हैं उनको कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर बेस्ड काम करना ही पड़ेगा। विदाउट सॉफ्टवेयर बेस्ड वो अपने को भी मारेगा और अपने मैन्युफैक्चरर को भी मारेगा कहीं ना कहीं वो डिसकंटिन्यू आइटम में। और अगर हम लोग सॉफ्टवेयर बेस्ड काम करते हैं तो नेचुरली डिसकंटिन्यू बहुत मिनिमाइज होगा। तो ये ऑर्गेनाइज करना होगा काम को। लैमिनेट आज का लैमिनेट बाजार ये कहता है कि आप अपने आप को स्ट्रक्चर बनाएं, लैमिनेट बिल्कुल बदलते बाजार के साथ अपने को स्ट्रक्चर करें, ऑर्गेनाइज करें। हसमुख भाई आपका भी कुछ इस पे कमेंट है? मैं वही बोलना चाहता था कि कोई भी बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर रहेगा, तो बड़ा जब बनेगा तो ऑर्गेनाइज होगा तो ही बन पाएगा, नहीं तो नहीं बन पाएगा। आज और अगर उसके मन में ये हो कि मैं तो लैमिनेट का काम ही 150 रुपया शीट लेने के
पैसा अलग बात है, मगर जो डेढ़ का जो बात चालू है, तो 150 के मैं बताता हूँ, मेरा भी इतने सारे एसक्यू है। पहले आज से 3 साल पहले मैं ऑर्गेनाइज नहीं था तो मेरा 150 बहुत होता था। ओके मेरा 3 साल पहले जो 150 होता था, आज का 10% 150 होता है, क्योंकि मैं ऑर्गेनाइज हूँ। मुझे पता लगता है कंपनी से कि डिसकंटिन्यू होने वाला, तो उसको पहले से मंगाना कम कर देते हैं। और जो कंपनी पे अपन सब कंपनी के खंबे पे बंदूक रख के सब काम करेंगे, तो कंपनी खुद का डेपो बनाने में सोचेगी, मेरा ऐसा कहना है। जो अभी डेपो बन रहे हैं कंपनी का बनने का एक बड़ा रीजन है सर, कि डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी और डिस्ट्रीब्यूटर में कहां ना कहां गैप ज्यादा बढ़ जाता है, कहां सुनी हो जाता है, उसके वजह से डेपो बनते जाता है। तो उसमें भी एक फर्क है हसमुख भाई। नहीं, देखो फर्क एक ही है कि आज कोई भी डेपो है बनता है कंपनी का, कोई भी, हमें ब्रांड नहीं बोलता कोई भी, तो डेपो बनने का रीजन क्या है? मैं एक बात और बता दूं, डिपो बन जाते हैं, उसके बाद एक और परेशानी जो खड़ी होती है वो ये होती है कि देखिए आप बॉम्बे में बैठे हैं और मैं बैंगलोर में बैठा हूं, मैं कर्नाटका की सिचुएशन को बहुत अच्छी भली बात ही समझता हूँ, लेकिन जो दिल्ली की फैक्ट्री वाला डिपो यहाँ पर बना के बैठ जाता है, वो बैंगलोर की सिचुएशन को, बैंगलोर के डीलर को कैसे समझ सकता है? और वो एक किसी भी दूसरे आदमी को अपॉइंट करके वहां पर काम करता है, उसके ऊपर सेल का प्रेशर होता है, क्योंकि कंपनी उसको 2 लाख रुपए सैलरी देती है। जब कंपनी सैलरी देती है तो वो बोलती है मुझे सेल लाके दो। सेल लाके देने के लिए आज हम लोग जब बैठे हुए हैं, हम लोग भी अच्छे काउंटर पर काम कर रहे हैं, उसके पास कहां से आएगा कि वो उन काउंटरों पर जाके घुस के माल बेच ले? उसके पास एक ही ऑप्शन रहता है कि वो बी सी ग्रेड जो भी डीलर है उनके पास में माल बेच के आ जाए, क्योंकि उसको जवाब एक ही देना है कि सर मैंने सेल किया, अभी इतने दिन का टाइम लगेगा, अच्छा है बुरा है वो तो उसको साहब को मालूम नहीं है ना, हमारे कंपनी वाले को, तो वो कैसे उसको जज कर पाएगा? आज हम लोग यहाँ पर बैठ के जब काम करते हैं, मल्टी ब्रांड तो हो ही नहीं सकता फिर तो, सिंगल आइटम। एक और बात यह है कि वो मल्टी ब्रांड, देखिए वो कंपनी डिपो की बात हसमुख भाई ने जो बात कही, तो कंपनी डिपो की बात जब कर रहे हैं तब की बात बता रहा हूँ। तो कंपनी डिपो करना इजी है, लेकिन मैंने बहुत लोगों को देखा है, बहुत सारी कंपनियों को देखा है जो कंपनी डिपो करके जाती हैं, वो अल्टीमेटली लॉस में ही रहती हैं, क्योंकि उनके डेटर्स जो हैं वो कभी भी, उनके पूरे पैसे कभी भी नहीं आ पाते हैं, और डिस्ट्रीब्यूटर्स को खराब करके जाते हैं। और डिस्ट्रीब्यूटर को खराब करते हैं। नवीन जी, हसमुख भाई का ये नहीं कहना है कि कोई डिपो करना चाहता है, डिपो उसकी मजबूरी होती है, उनका मजबूरी होना ठीक है साहब, सुसाइड करना का तो सिस्टम नहीं है ना उसके लिए। उनका ये कहना है कि डिपो उसकी मजबूरी बन जाती है कहीं, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर और कंपनी के बीच में तारतम्यता या से क्वांटिटी कितना रखना है, स्टॉक क्या रखना है, सिस्टम कैसे जी हमारे यहाँ पर मैंगलोर एक शहर है, मैंगलोर में सभी ब्रांड के जितने दुकानें हैं उतने ब्रांड है कर्नाटका में, और सारे के सारे एक एक आदमी को डिस्ट्रीब्यूटर बना के बैठे हुए हैं। अभी हम किसको जाएं माल बेचने के लिए? कोई ग्रीन का है तो कोई सेंचुरी का है, कोई इसका है, कोई उसका है, जिसके पास जाओ तो वो बोलता है मेरे पास भी डिस्ट्रीब्यूटरशिप है इस कंपनी की, तो आपस में वो लोग थोड़ा बहुत एक्सचेंज कर लेते हैं, लेकिन कहीं पर आप उस तरीके से क्या होता है, कोई भी किसी भी कंपनी को जस्टिफाई नहीं कर पाता सेल के मामले में। तो क्या वो आपने जो बात बोली कि वो अपना ही प्रॉफिट देखता है, वो सोचता है कि चलो मैं इसी माल का रिटेल ही कर लेता हूँ, बस है, उससे ज्यादा वो सोच नहीं रख पाता। फिर क्या कहता है लैमिनेट बाजार के इस चरण में, जब हम सभी एक बात पर आकर चर्चा कर रहे हैं कि कहाँ खड़ा है बाजार, तो मित्रों सभी को ये बताना चाहूंगा कि बाजार आज फिर एक चौराहे पर खड़ा है, जहां पर एक रोड मार्जिन की खोज में जा रही है, दूसरी रोड डेड स्टॉक बचाने की खोज में जा रही है, तीसरी रोड कौन सा नया ब्रांड और नया फोल्डर आया है और सस्ता दे दे उसकी खोज में जा रही है, और चौथी सड़क कैसे कम से कम पूंजी लगाकर ज्यादा से ज्यादा मार्जिन लगाएं उस खोज में जा रही है। लेकिन मित्रों, चौराहे पर अगर आप खड़े होकर खुद को एनालाइज करें कि आपकी डेमोग्राफी, आपका शहर और आपके खुद की नीयत किस तरह के प्रोडक्ट करने की है, और अगर आप सर्वे करके उस तरह के प्रोडक्ट और उस विजन की कंपनी को चुने और एक लिमिटेड जस्टिफाइड मार्जिन को लेकर फोकस होकर काम करें, तो आज कोविड के बाद ये बाजार आगे बढ़ सकता है। रही बात अनऑर्गेनाइज सेक्टर बन के डिस्ट्रीब्यूशन में काम नहीं हो सकता, आज का टेक अवे है, सबसे बड़ा टेक अवे है। विनय भाई को धन्यवाद देता हूं इस बात को उठाने के लिए, हालांकि उन्होंने ये बात किसी और तरीके से उठाई, लेकिन मेरा टेक अवे कहीं और निकल रहा है कि आज अगर आप अनऑर्गेनाइज तरीके से होलसेल करते हैं लैमिनेट में, तो आगे की राह कांटों की ही नहीं पत्थर गिरने की भी है।
आप बच नहीं पाएंगे। मैं सभी पैनलिस्ट को धन्यवाद करता हूं, डॉल्बी माइका को, राजीव अग्रवाल जी को, नरेश जी को धन्यवाद करता हूं कि इस अवेयरनेस मोटिवेशन प्रोग्राम के पार्ट बनने के लिए, हमारा सहयोग करने के लिए, फ्लाई रिपोर्टर टीम का सहयोग करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राजीव, हैंड ओवर टू यू, यू कैन कंटिन्यू आस्किंग योर क्वेश्चन। थैंक यू। यस, अगला सवाल बहुत महत्वपूर्ण चीज निकल के आया अभी तक के डिस्कशन में कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा अगर सस्टेन करना है डिस्ट्रीब्यूटर को। तो अब सबसे बड़ा सवाल है सर, आप लोग बड़े डिस्ट्रीब्यूटर हैं, आपकी वर्किंग अच्छी है, आपका नेटवर्क अच्छा है, जो मैन्युफैक्चरर के सामने सबसे बड़ी चैलेंज है कोविड के काल में, मैंने 4 महीने में हमारा सर्वे बताता है कि कम से कम 70 से 80 जगह डिफरेंट कंपनियों का माल उठ गया। क्यों माल उठ जाता है सर? आखिर कौन सी ऐसी परिस्थिति बनती है कि माल उठने की नौबत आती है? मैं अरुण जी, आप चूंकि रॉयल टच में 40 साल से हैं, आपका तो आप ही इसका जवाब दीजिए, क्योंकि आप इनोसेंट जवाब दे सकते हैं। क्यों माल उठने की नौबत आती है? वो आपसी तालमेल नहीं होगा उनका, मैन्युफैक्चरर्स का और डिस्ट्रीब्यूटर्स का, उनका तालमेल नहीं होगा। नहीं, तालमेल सर, बिजनेस में कोई आता है व्यापार करने के लिए, कमाने के लिए, मार्जिन के लिए, सिस्टम वो तो सभी कमाने के लिए आते हैं। और हमारा हसमुख भाई आपका क्या टेकअवे है इस पे, क्या कहना चाहते हैं आप? जो फैक्ट्री डिस्ट्रीब्यूटर बनाती है ना, वहां ही कमी रह जाती है, तभी माल रिटर्न आता है, नहीं तो माल रिटर्न नहीं आता। क्या क्या कमी रह जाती है, वही तो जानना चाहते हैं सर, एक्सप्लेन कीजिए ना, ताकि बाकी लोग, बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर देख रहे हैं। 5000 से ऊपर व्यू आ चुका है अभी तक हमारे फेसबुक पे, अभी मैं देख रहा था 5000 से ज्यादा लोग अभी तक देख चुके हैं, और ये जो व्यूअर है ये करीब 15000 से 17000 18000 चला जाता है हमारे एक वेबिनार का, और सभी लोग इसी उम्मीद से देखते हैं कि कुछ हमें टिप्स मिलेगा यहाँ। तो ये बहुत बड़ा एक कमजोर कड़ी है इंडस्ट्री के लिए, तो इसके लिए क्यों, आखिर आप पॉइंट वाइज बताइए। जो मैन्युफैक्चर है ना, जो डिस्ट्रीब्यूटर जब बनाते हैं तो उसका पहले बराबर तहकीकात नहीं करते, तो उसको वो अपना ब्रांड में वो फिट है कि नहीं। आज आदमी पैसा देख के खाली ब्रांड को दे देवे, किसी को डिस्ट्रीब्यूटर बना देवे, ऐसा नहीं बनना चाहिए। उसकी कैपेसिटी क्या है, माल बेच पाएगा कि नहीं। आज कोई भी आदमी ना, हमने 10 ब्रांड या 20 ब्रांड जो भी चालू किया, एक ब्रांड से चालू किया, कभी 20 पे पहुंचे, डे 1 से 20 पे नहीं लेगा, मगर एक ब्रांड हमने टिका सब लेके आया, तभी हम ब्रांड लेते। अभी ब्रांड लेना हम लोग ने बंद किया, सब जिसने भी बंद किया, अभी दूसरे को ढूंढने के बाद दूसरा आदमी ऐसा मिलना जरूरी है मैन्युफैक्चर को, जो ब्रांड को चला पा रहा है। माल रिटर्न देना ना डिस्ट्रीब्यूटर का गलती नहीं है सर, मैन्युफैक्चर की गलती है। ये मैन्युफैक्चरर की गलती है कि मैन्युफैक्चरर को टर्म्स एंड कंडीशन को सही ढंग से सर नहीं करता है जब वो बना रहा होता है। विनोद भाई, आपके साथ भी नौबत आती है इस तरीके की? आती है। मैं फैक्ट्री वाले को तो कसूरवार नहीं ठहराता, 80% डीलर में ही फॉल्ट रहता, ब्रांड नहीं चलाना, खुद फोल्डर देख के ले रहा है, एरिया देख के ले रहा है। फैक्ट्री वाले का क्या कसूर, उनके पास रहता ही 20 लाख रुपया, फर्स्ट टाइम दे दिया, रोटेशन नहीं हुआ, वो माल रोक दिया, बंद होता। तो बहुत बड़ा ओपिनियन विनोद भाई ने दिया है कि भाई फैक्ट्री वाले का कोई कसूर नहीं है। फैक्ट्री वाले कसूर है ना, कैसा फैक्ट्री वाले का पैसा देखो। आज विनोद भाई बोलते पैसा माल रोका, तो माल रोकने का नौबत क्यों आई फैक्ट्री वालों को? यही उसके पास 20 लाख, आगे दे दूंगा बोलेगा, नहीं दिया तो कहाँ तो कमी आ गई ना देखने में आदमी। तो विनोद भाई ये जजमेंट तो कोई भी कर सकता है ना, कि मतलब आपकी जेब में जब तक पैसा है तब तक माल दिया, और जिस दिन आपकी जेब में पैसा नहीं है उसमें माल नहीं दिया आपको। तो ये तो विनय भाई, ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री का तो ऑब्जर्वेशन नहीं हुआ। इनिशियल लेवल पे जब डिस्ट्रीब्यूटर और डीलर बनते हैं और डिस्ट्रीब्यूटर कोई कंपनी बनाती है, दोनों अपनी टर्म्स और एक्सपेक्टेशन को पेन डाउन नहीं करते हैं। एक्सपेक्टेशन यदि पेन डाउन हुए ना तो कहीं ये प्रॉब्लम नहीं है। एक्सपेक्टेशंस ही कंपनी वालों की क्लियर नहीं होती है, या डिस्ट्रीब्यूटर अपनी ये मान लीजिए प्रोजेक्शंस बहुत ज्यादा दे देता है, तो कहीं ना कहीं आगे जाके प्रॉब्लम आती है। दोनों चीजें यदि एक्सपेक्टेशन प्रोजेक्शन पेन डाउन रहेगी पेपर के ऊपर, तो कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। मीना जी, उसके बाद एक और प्रॉब्लम होती है जब सेल आप जब एक्सपेक्टेशन के हिसाब से दे देते हैं। आपका क्या व्यू है? दिल्ली में तो ऐसे बहुत सारे कांड होते हैं। ये जो इतना बड़ा डिस्कशन डिसकंटिन्यू को लेके चला है, या
मैन्युफैक्चरर की गलती है कि डिस्ट्रीब्यूटर की गलती है? मैं मानता हूँ नहीं, बात हम गलती किसी का निकालने के लिए नहीं बैठे हैं। नहीं, मैं कुछ और बोल हम रहा लोग तो चाहते हैं कि आप लोग बड़े डिस्ट्रीब्यूटर हैं, कुछ ऐसा यहाँ से चीज निकल के आए ताकि एक लर्निंग हो। बात ये, आज डिसकंटिन्यू की जो समस्या है राजीव जी, वो जल्दी से जल्दी फोल्डर लॉन्च करने की है, पैनिक सेल है। हर, जैसे अभी प्रगत जी ने कहा, हर 7वें 8वें महीने में डिस्ट्रीब्यूटर नया फोल्डर मांगता है। आज कोई भी फोल्डर चलाने में 6 महीने का टाइम कम से कम लगता है। आज फोल्डर आएगा, डीलर पे जाएगा, वो कस्टमर को दिखाएगा, वो पास होगा, उसकी रोटेशन 6 महीने में स्टार्ट होती है। 8 से 9 महीने में डिस्ट्रीब्यूटर नया फोल्डर मांगता है, पिछला माल उसको डिसकंटिन्यू दिखने लगता है। आज आप देखिए, मैं एक सेगमेंट में एक कंपनी का काम करता हूँ, मेरे को 20 साल हो गए, मैं वॉल्यूम सेल करता हूँ, 15,000 शीटें 20,000 शीटें एक ही ब्रांड की मैं बेच रहा हूँ। उनकी सीधी सीधी जो पॉलिसी है कि 2 साल से पहले फोल्डर चेंज नहीं होगा। रजनीश जी, यही तो एग्जांपल देता हूँ सर आपको। रजनीश जी, यही तो बात हुई अभी हमारी कि मैं आपसे वही जो ऑर्गेनाइज है, जो आप जिसका ऑर्गेनाइज काम करते हैं आप, डिसकंटिन्यू का जो ज्यादा प्रॉब्लम है ना, वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है। आज ग्रीन ये तो हो गया, ये तो टेक अवे निकल के आ गया। ग्रीन कंपनी ने फोल्डर लॉन्च किया, उन्होंने कहा 2020-2022, मतलब 2022 तक यही फोल्डर रहने वाला है, 2 साल। आदमी को स्टॉक रखने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, उसे पता है कि एक शीट में 2 साल में तो कहीं ना कहीं मैं इसको शॉर्ट आउट कर ही लूंगा। आज ये तो हो गया, ये हो गया रजनीश जी। इस पर हम लोग डिस्कशन में ये पॉइंट सब पैनलिस्ट का आया कि जो ऑर्गेनाइज वर्किंग है डिस्ट्रीब्यूशन में, ये सबसे बड़ा इसका उपाय है, सॉल्यूशन है कि अगर सारे डिस्ट्रीब्यूटर ऑर्गेनाइज तरीके से काम करेंगे तो स्टॉक उनके कंप्यूटर में होगा। स्टॉक कंप्यूटर में होगा तो जिस दिन फैक्ट्री फोल्डर लाएगी उस दिन वो स्टॉक उनको दे पाएंगे। और ये सत्य है कि अनऑर्गेनाइज वर्किंग में 3-3, 4-4 महीने लग जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर पुराने स्टॉक्स नहीं दे पाते हैं क्योंकि उनका वर्किंग अपना सिस्टम अच्छा नहीं है। ये तो हम लोग निकल के आया कि ऑर्गेनाइज होना पड़ेगा ट्रेड को। अगर डिस्ट्रीब्यूटर कोई चाहता है कि रियल में ग्रो करें कोविड के बाद अपने बिजनेस को, तो वो ऑर्गेनाइज बनेगा तो ग्रो करेगा। अब ये नेक्स्ट राउंड का जो सवाल है, इस पर आपसे आंसर है कि माल क्यों उठ जाता है। माल तो सर, बात ये है कि आज आप कितनी भी एक्सपर्टीज लेके बैठ जाएं, आपको मालूम नहीं है कि कौन सा डिजाइन कितना चलेगा। और जब वो डेड स्टॉक बढ़ जाता है, इन्वेंट्री बढ़ना शुरू हो जाता है, तो फैक्ट्री वाले को भी प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसकी रिटर्न वापस आनी मुश्किल हो जाती है। डिस्ट्रीब्यूटर परेशान है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इन्वॉल्व है, माल बिक नहीं रहा है। अल्टीमेटली क्या है कि खींचाता नहीं, और उसका लास्ट रिजल्ट क्या है कि माल उठेगा जी, इसलिए माल उठते हैं। आज अगर माल जो हम रख रहे हैं उसका रोटेशन घूमेगा तो डिस्ट्रीब्यूटर भी बंदा रहेगा कि यार माल बिक रहा है, मैं इसको रखूंगा। जब उसे पता है कि मैंने 5,000 शीटों का स्टॉक रख लिया, पैनिक सेल में कंपनी जो है कहती है तू 5,000 शीटों का स्टॉक रख, तेरा माल बिकेगा। 5,000 शीटों का हो गया 50 लाख रुपया, पलट कर आया मुश्किल से 5 से 10 लाख रुपया। उधर कंपनी परेशान, उधर डिस्ट्रीब्यूटर परेशान। अल्टीमेटली क्या होता है, माल उठेगा जी वापस। ये रिजल्ट निकलता है सर। मतलब कहने का अर्थ ये है कि जो कमिटमेंट होता है वो कहीं ना कहीं पूरा नहीं होता है। मैन्युफैक्चरर का जो एक्सपेक्टेशन है वो कहीं ना कहीं पूरा नहीं होता है। मैन्युफैक्चरर का चुनाव जो होता है वो कहीं ना कहीं पूरा नहीं होता है। विनय जी कह रहे हैं कि पेन पेपर पे नहीं होता है, बरवली हो जाता है। तो ये कई सारे ऐसे कारण होते हैं। मनीष जी, आपका क्या इस पे व्यू है? कहीं ना कहीं मिसकम्युनिकेशन ही है, एक्सपेक्टेशन ज्यादा होती है दोनों मैन्युफैक्चरर एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स के बीच में, वही एक फासला होता है। और रजनीश ने जैसा बताया, बहुत अच्छी क्लियर पिक्चर रखी कि मिनिमम मैक्सिमम स्टॉक चला जाता है और सेल राशि रिवर्ट नहीं होती है, तो दोनों तरफ से प्रॉब्लम होती है। कहीं ना कहीं वही रीजन ही होते हैं माल उठने के। सही बात है। उमंग भाई, गुजरात चूंकि हब है लैमिनेट का, और गुजरात में तो हर शहर में डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, ऐसा अभी हमने आपसे बात किया। आपको क्या लगता है क्यों होता है ऐसा? उमंग भाई अनम्यूट करिएगा। गौतम भाई, इसका आप जवाब दे सकते हैं। गौतम भाई, इसका मेरे हिसाब से ओवर ट्रेडिंग वही ये प्रॉब्लम का जन्मदाता है, चाहे वो फैक्ट्री लेवल पे हो चाहे डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पे हो। डेड स्टॉक का कारण भी ओवर ट्रेडिंग है।
बहुत सी कंपनियां आपको स्कीम्स देती हैं कि आप ये करेंगे वो करेंगे, इतना स्टॉक लेंगे तो आपको फॉरेन ट्रिप्स है, गोल्ड है, ये है वो है। ये कहीं ना कहीं एक ऐसा चक्रव्यूह बनता है जिसमें डीलर डिस्ट्रीब्यूटर फंस जाते हैं। तो आपका क्या कहना है कि मैन्युफैक्चरर इसमें कहीं ना कहीं लैग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? एक्चुअली मेरे हिसाब से मैन्युफैक्चरर से ज्यादा जो उनकी मार्केटिंग टीम जो मार्केट में रहती है, जिनके ऊपर सेल्स का प्रेशर रहता है कि बस जैसे भी हो तुम्हें ऑर्डर्स निकालने हैं डिस्ट्रीब्यूटर से या नीचे डीलर से, वहीं से ये प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। अगर ये मैन्युफैक्चरर और डिस्ट्रीब्यूटर के बीच में अगर डायरेक्ट कम्युनिकेशन रहेगा तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये प्रॉब्लम स्टार्ट होती है जो मार्केटिंग के मार्केट में जो आदमी आते हैं उन लोगों से। नहीं, मैं इससे कतई एग्री नहीं करता। कोई भी टीम होती है वो मैन्युफैक्चरर के गाइड के हिसाब से ही चलती है, अपने मन से कोई फार्मुलेट चीजें नहीं करती है, और कहीं ना कहीं ओवर सप्लाई भी दोषी है। और मैन्युफैक्चरर का मैंने ओवर ट्रेडिंग पहले ही बोला आपको कि ओवर ट्रेडिंग एक कारण है उसका। अजीत जी, गौतम जी की बात में काफी कुछ दम लगता है, इस बात को मैं बिल्कुल एग्री करता हूं। जबकि मेरे पास ऐसा कोई नेटवर्क नहीं है जिसमें कि कंपनी के लोग मेरे पास मार्केटिंग करने आते हैं, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि कंपनी की जो मार्केटिंग टीम होती है उसका बहुत बड़ा रोल होता है, जैसा कि गौतम जी ने बताया। हर एक कंपनी की अपनी फिलॉसफी होती है बिजनेस करने का। अगर किसी कंपनी का मार्केटिंग टीम कोई गलत कमिटमेंट करता है तो गलती कंपनी की होती है, मार्केटिंग टीम की बहुत गलती नहीं होती है। उस फिलॉसफी कंपनी को और आपको सर मार्केटिंग टीम तो वही करेगी तो उसको गाइड किया जाएगा। मार्केटिंग टीम अपनी तरफ से कुछ भी डिसीजन नहीं ले सकती है। मार्केटिंग टीम को वही करना पड़ेगा जो उसको पीछे से गाइड किया गया है, जो उसको इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, उसी चीज के लिए कहीं ना कहीं वो फॉलो करने के लिए मजबूर है। यदि उसको सेल्स के प्रेशर के लिए गाइड किया गया है तो वो सेल्स के लिए मजबूर है। यदि उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए गाइड किया गया, ब्रांड इमेज क्रिएट करने के लिए गाइड किया गया और मार्केट करने के लिए प्रोडक्ट की ब्रांड इमेज क्रिएट करने के लिए गाइड किया गया, तो ब्रांड इमेज क्रिएट करेगी, वो सेल्स के ऊपर नहीं भागेगी। कहीं ना कहीं ये मैं इससे सहमत हूं कि जो कंपनी की पॉलिसी होती है, किसी मैन्युफैक्चरर की जो फिलॉसफी होती है, आखिरकार उसका बिजनेस उसी राउंड में घूमता है और उसी हिसाब से चीजें होती है। जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर कम्युनिटी है, हमारे बड़े डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ मौजूद हैं, एक चीज एक निकल के बाद सामने आई इस अभी पैनल से कि क्यों माल उठता है, तो ये निकल के बाद सामने आई। हसमुख भाई ने कहा कि कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरर की गलती है कि वो चुनाव में ट्रांसपेरेंट या चुनाव में उसका विजन अच्छा नहीं होता है और वो ऐसे डिस्ट्रीब्यूटरों का चुनाव करते हैं जिससे ये नौबत आती है। विनोद भाई का भी मोटा मोटी वही कहना है कि भाई एक बार पैसा वो दे देता है, उसके बाद उसके पास पैसा होता नहीं है और कहीं ना कहीं माल उठ जाता है, पेमेंट की डिसकंटिन्यूटी होती है। सर आप लोग की इस डिस्कशन में बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर देख रहे हैं, बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ टेक अवे करना चाहते हैं, कुछ यहाँ से ले जाना चाहते हैं। जिस हिसाब से सर लैमिनेट का ओवर सप्लाई हुआ, प्रोडक्शन बढ़ रहा है, उसी हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन भी बढ़ रहा है। नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर हर सिटी में ज्यादा आ रहे हैं, छोटे छोटे रिटेलर आज डिस्ट्रीब्यूशन में आ रहे हैं। तो कुछ आप टिप्स देंगे हसमुख भाई, क्योंकि बिजनेस तो सबको करना है और बहुत सारे ब्रांड हैं, आप कुछ टिप्स देंगे उन डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए, क्या करें, वो किस तरीके से अपने को मैनेज करें, कैसे अपने मार्जिन को मेंटेन करें, कैसे अपने बिजनेस को मेंटेन करें, कैसे मैन्युफैक्चरर्स को टाइम पे पैसा दें, उनके लिए क्या टिप्स है? तो छोटे डिस्ट्रीब्यूटर है ना, अक्सर क्या करते हैं कि वो उनके पैसे कम लगाते हैं बिजनेस के अंदर, सबसे ज्यादा माइनस पॉइंट उनका वही है। और ऑर्गेनाइज जो करना चाहिए उनको, तो ऑर्गेनाइज में वो पैसा लगाते नहीं है। तो कोई भी चीज ऑर्गेनाइज करे, सॉफ्टवेयर लेना अच्छे से अच्छा, भी उसके लिए स्टाफ भी रखना पड़े। वो छोटे डिस्ट्रीब्यूटर को एक तो वायबल भी कम रहता है कि वो कम एक ही ब्रांड है, तो उसको ऑर्गेनाइज कैसा कर सकता, और ऑर्गेनाइज नहीं कर पाता, इसके लिए लॉस जाता है। एक ही है फंडा, दूसरा कुछ नहीं। आपको पेपर में लिख आना चाहिए कि कितना माल बिका, कितने का स्टॉक है, कुछ तो आइडिया होना चाहिए। उनको ऑन पेपर पता नहीं लगता है छोटे डिस्ट्रीब्यूटर को। सही बात है, यानी कि एक डिस्ट्रीब्यूटर के पास प्रॉपर फंड होना चाहिए, हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन में आने के लिए उसके पास फंड होना चाहिए। कहीं ना कहीं जुगाड़ से लैमिनेट का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। दूसरी बात क्या, एक दूसरे को देखते हैं। समझो आज मेरे पास आया बॉम्बे में, तो बॉम्बे वाला हसमुख भाई इतना कर रहा, तो मैं थोड़ा तो कर सकता हूँ। हैदराबाद में ऐसा होता है, विनोद भाई करता है तो मैं कर सकता हूँ। वो देख के डिस्ट्रीब्यूटर ज्यादा बनते हैं। दूसरा प्रॉब्लम है, एक कंपनी का माल समझो बेंगलोर में बिकता है, अच्छा, वही कंपनी में जाएगा दूसरा डिस्ट्रीब्यूटर, भाई मुझे जो ब्रांड दे, कोई ब्रांड दे,
तो क्या उससे भी मेरा कंपटीशन भी बढ़ता है फैक्ट्री से, जो भी कहा सुनी होती है। 3-4 पॉइंट ऐसा है कि आप फैक्ट्री को साथ में रह के डिस्ट्रीब्यूटर को समझना चाहिए कि नया डिस्ट्रीब्यूटर बनाने के पहले एक ही फैक्ट्री का, तो जुड़ा डिस्ट्रीब्यूटर दुखी न हो। सही बात है। विनोद भाई, आप कुछ टिप्स दीजिए। आपको बहुत सारे लोग लाइक कर रहे हैं। छोटा डीलर नहीं टिक रहा, वो सर्विस ही नहीं दे पाता। अब वो फैक्ट्री पे 1000 सीट का ऑर्डर दिया, वो खुद 1000 सीट का गाड़ी मिलता नहीं मिलता। मेरा 3 ब्रांड है, हसमुख भाई के पास है, रोज का रोज गाड़ी निकलता है। अर्जेंट माल आ जाता, 1 वीक में उसको डिलीवरी मिल जाता। छोटा डीलर कम से कम 10 से 15 दिन रुका था, आज कोई नहीं रुकता। बहुत स्पष्ट, बहुत ही और कोई एक तो सर्विस नहीं दे पाता है क्योंकि वो उसके पास स्टॉक नहीं होता है। और क्या सुझाव है आपके? मेरे पास मेरे घर के स्टाफ है, तो उससे भी मेरे को फायदा हो रहा है कि संडे को भी बस में माल आया तो कोई भी ड्राइवर जाके सीधा साइट पे डिलीवरी दे देता। अब वो छोटा डीलर उतना नहीं कर सकता है। ये स्टाफ भी नहीं रहता। ये एक सबसे बड़ा आपके साथ स्ट्रेंथ है, और ये गॉड गिफ्टेड स्ट्रेंथ है कि आपके पास घर की इतने लोगों की टीम है। आप बहुत लकी हैं, ये सबके साथ नहीं हो सकता है। विनय जी, आपका क्या सुझाव है इस बारे में? तो देखिए, लैमिनेट इज अ पैशन प्रोडक्ट एंड अ सर्विस सेक्टर प्रोडक्ट, इसमें कोई डाउट नहीं है। जो विनोद भाई ने बोला, लैमिनेट के अंदर सर्विस सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है। जो आपने ये भी पूछा था कि जो माल उड़ जाता है, उसके लिए देखिए बहुत एकदम स्पष्ट है। वी शुड अंडरस्टैंड व्हाट कंपनी इज एक्सपेक्ट फ्रॉम अ डिस्ट्रीब्यूटर। उसको स्पेस चाहिए, उसको सर्विस चाहिए, उसको फंड्स का सपोर्ट चाहिए, वो सब चीजें क्लियर रिटन मतलब प्रॉपर होनी चाहिए। फिर कंपनी से हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है, वो भी एक क्लियरिटी होनी चाहिए। मार्केटिंग सपोर्ट चाहिए, कंपनी से हमको सप्लाईज चाहिए, सर्विसेज चाहिए, कंपनी से हमको प्रॉपर ये मान लीजिए इनोवेशन चाहिए, कुछ भी चीज चाहिए। यदि ये दोनों चीजें क्लैरिटी से होंगी तो कहीं ना कहीं इस चीजों की प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। एंड नो डाउट लैमिनेट इज अ 100% सर्विस प्रोडक्ट। ये भाई एक्चुअली आज की तारीख में टेक्नोलॉजी वाइज इनोवेटिव होना ही पड़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। यदि टेक्नोलॉजी इनोवेटिव नहीं होंगे, आज के लेटेस्ट अब जो ट्रेंड्स हैं उसमें डिजिटल टेक्नोलॉजी वाइज इनोवेटिव होकर के ही हम आगे सर्वाइव कर पाएंगे। राजीव, एक मेरा सवाल है बड़ा। मैं चाहता था कि ना पूछना पड़े, लेकिन सवाल बहुत क्रूर सवाल है। आप वैसे भी क्रूर सवाल ही सबसे पूछते हो। सवाल क्रूर नहीं है कि फैक्ट्री वाले लोग सीधे सवाल तो प्रगति वैसे पूछते। लैमिनेट फैक्ट्रियां जो 1 mm और 0.8 बना रही थी, और ऐसी कौन सी मजबूरी आप लोगों ने करवा दी कि उनको 0.9 बनाना पड़ा और एक और फोल्डर का बोझ उनके सीने पर आ पड़ा? हसमुख भाई बोलेंगे। जो 0.9 जो बनाने वाले फैक्ट्री है ना, जो 1 mm बनाती ना, वो अक्सर नहीं बनाती। थोड़ा पास आइए अपने और तेज बोलिए, नहीं तो हमारे यहाँ कई लोग इस सवाल को बढ़िया सुनना चाहते हैं। और पास ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि 1 mm और 0.8 के बीच में एक और सौतन खड़ा करना था? ना इधर का ना उधर का रहा जी। जो 1 mm जो आदमी अच्छा बेच रहा था, मैन्युफैक्चर समझो, वो 0.9 जल्दी नहीं बना रहा था। और उन्होंने जो दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर मांगे कि 0.9 का फोल्डर चाहिए, आप मार्क करना पूरे इंडिया के अंदर 0.9 का डिस्ट्रीब्यूटर अलग ही है। 1 mm वाला ज्यादा करके माल नहीं बेचता है। एक बहुमत कर लेते हैं, इलेक्ट्रोल मैंने यहाँ पर एक वो कर लेते हैं कि जो लोग सभी लोग लैमिनेट के वो काम करते हैं, क्या 0.9 1 mm की सेल काटकर बिकता है? हाँ, 100%। सभी लोग सहमत है? तुम सब? बिल्कुल बिल्कुल एकदम सहमत वाली बात, इसमें कोई डाउट नहीं है। प्रगति जी, आपने सवाल ऐसा मैं सवाल ऐसा पूछा था आपने कि मैं ऐसा समझता हूँ कि आपने ऐसा पूछा कि 1 mm 0.9 क्यों बनाना पड़ा फैक्ट्री वाले को। नहीं, मैं तो सवाल ही ऐसा पूछ रहा हूँ कि आप ही को उत्तर देना। और अभी अगला इसके साथ सवाल है कि अगर 0.9 इसीलिए बिक रहा है क्योंकि वो 1 mm के सीने पर बिक रहा है, तो सबने थम्स अप किया, तो इसका मतलब कि क्या ग्राहक ये जानता है
कि वो 0.9 ले रहा है या अंडर थिकनेस माल खरीद रहा है, ये भी सभी को जवाब देना है अभी। नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, कस्टमर को पता ही नहीं। देखिए मनीष ये जी, नुकसान आपके यहाँ? अल्टीमेटली ये हमारे तो यहाँ बड़ी तो बात हो गई ना सारी। उमंग भाई आपके यहाँ? नहीं, कस्टमर को नहीं पता चलता सर। गौतम जी आपके यहाँ? नहीं, हमारे यहाँ भी नहीं है, 1 mm बोल के ही बेचते हैं। तो अब तीसरा सवाल ये है कि क्या हम ये मान लें कि 0.9 को बेचना, छुपा कर बेचना, ये नियत के साथ समझौता है? बिल्कुल बिल्कुल सर। सर हम लोग तो 0.9 करके बेचते हैं ना सर, हम डिस्ट्रीब्यूटर डीलर को 0.9 करके बेचते हैं, आगे 0.9 कस्टमर को देता है। विनोद भाई, क्या ये सवाल आप समझ पा रहे हैं? हाँ हाँ, समझ गया सर। तो क्या 0.9 बेचना ग्राहक के साथ धोखा है? धोखा तो हम तो धोखा नहीं कर रहे, आगे रिटेलर जो है वो आगे तो कर रहे, कारपेंटर। तो आप लेकिन धोखा हम नहीं प्रोवाइड तो कर रहे हैं ना, लेकिन उसको पार्टी मटेरियल तो है। सप्लाई कर रहे हैं। धोखा के पार्टी तो है। तो हम तो उसको नहीं बोले है ना, हथियार तो 1 mm सप्लाई करने वाले हाँ, हैं ही। मैं सिर्फ चौथा सवाल आ गया इसमें कि क्या डिस्ट्रीब्यूटर हाँ 0.9 को 0.9 लिख के बेचना चाहेंगे? ये फाइनल सवाल है। 100% हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हो क्योंकि सकता। बिलिंग भी कम रहता है, लिखना ही पड़ेगा ना। ही लिखते हैं हम लोग। हाँ, मनीष भाई बिल्कुल नहीं। हमारे बिल में तो 0.9 लिखा होता है, कस्टमर के लिए प्रॉब्लम है। डीलर टू डिस्ट्रीब्यूटर तो एकदम क्लियरिटी है कि 0.9 लिख के भेजेंगे। मैं कह लेकिन रहा हूं, मार्केटिंग के फंडे में फर्क है प्रगत भाई, मेरा मार्केटिंग सवाल के फंडे में फर्क है। मेरा सवाल नहीं ये लिखना है कि क्या ग्राहक, आप सभी ने एग्री किया कि 0.9 ग्राहक के साथ मेरी ठीक आवाज नहीं आ रही। चोरी का धोखा का पैरामीटर पर बिक रहा है? आपने सबने कहा। नहीं, हमने क्या समझा, कस्टमर भी, हमारे जो कस्टमर है वो डीलर है। अगर फैक्ट्री शीट के ऊपर 0.92 लिखना स्टार्ट करेंगे तो 90% डिस्ट्रीब्यूटर्स उसका अपोज करेंगे कि इसके ऊपर 0.92 मत लिखो। मैं यही कह रहा हूं और विनोद भाई को यही कह रहा हूं कि भाई और हसमुख भाई को भी यही कह रहा हूं कि आप लाख कहें कि ये मैं तो डीलर को सत्य कह के दे रहा हूं, लेकिन अगर इतना ही सत्य कह के आप सभी दे रहे हैं तो उस पर लिख के क्यों नहीं दे रहे? ये सवाल फाइनल ये है। देखो फिनोल वाला फिनोल लिख रहा है, यूरिया वाला थोड़ी लिखता कि 50-50% है। तो यही तो फर्क है विनोद कि भाई, यही तो विनोद भाई जो चीज नहीं डालता है वही लिखता है। अभी मटेरियल के नहीं, ऊपर नहीं, आता है नहीं यूरिया लिखेगा। फ्री माल। 90 प्रगत वाला भाई, थोड़ी लिखेगा। अपन समझे तो अपनी पैनल इंडस्ट्री का ट्रेड 50% से ज्यादा प्लाईवुड एमआर का वाटर करके बिकता है कस्टमर को। देखिए आप कहाँ इस चीज के अंदर बोल रहे हैं? कस्टमर तो समझता नहीं है ना, डीलर और कस्टमर का रिलेशंस क्या है, वो मार्जिन के कारण। विनय भाई सवाल भटकाइए, मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर ग्राहक के साथ थिकनेस की चोरी का धोखा किया जा रहा है तो क्या उस पर लिख के देने से ठीक रहेगा कि नहीं? बस आपका सहमति चाह रहे हैं, मैं देखना चाह रहा हूँ कि आप लोग उस क्राइम के पार्टी हो या नहीं, दैट्स इट। है क्राइम के पार्टी है, नहीं लिख सकते। द्विवेदी जी, अरुण गुप्ता जी, द्विवेदी जी, आपका मत। हमारी कंपनी तो बनाती ही नहीं है, ना ही तो हम लिख के भी देती मैं यही है। बोलने वाला था। नवीन ना गुप्ता ही जी, ऐसा गाइड करेंगे कंपनी को। नवीन गुप्ता जी आप, ना कर दो, नहीं बिल्कुल, यदि हम लोग नहीं लिख के देते हैं तो सहभागी भी हैं ये धोखे वाली, टोटली मार्केट से धोखे वाली बात है। देखिए वो हम इसमें एक तरीके बेनिफिट से है प्रगत जी डीलर्स का और सब मैं डीलर। जरा विनय भाई दूसरी तरफ ले जा रहे थे, अब मैं उनसे पूछ रहा हूँ। विनय एक भाई तरीके से हम लोग जिस पेड़ पर बैठे हैं उस पेड़ को ही काटने की प्लानिंग पर काम कर रहे हैं हम लोग। एक्चुअली तो मैं यही कहलवाना चाह रहा हूँ आपसे कि जो 1 mm के कंप्रोमाइज में आप कह रहे हैं कि हाँ उसके कंप्रोमाइज पे बिकता है और ये 100% है, और दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि मैं 0.9 लिखने की अनुमति नहीं दे सकता। ये सवाल है असली कि ये आपके कौन से भय का परिणाम है, आप किस बात से डर रहे हैं? अल्टीमेटली देखिए एक चीज और है प्रगत जी, मेरा इस पे एक बात कहना है। बोलिए गौतम जी। 0.92 का जन्म कैसे हुआ, पहले तो वो सवाल आता है। नहीं, वो सवाल नहीं आता है। वो बिल्कुल आता है कि 0.9 आया ही क्यों? इससे डिबेट हमारी टाइम पे खत्म नहीं होगी। नहीं, 0.9 आया ही क्यों? नहीं, उसका मैं आंसर दे रहा हूँ, कि जितनी भी ब्रांडेड कंपनीज थी पहले, वो 1 mm की माइका बनाती थी और उसपे 10% उनको अलाउड था कि वेरिएशन अलाउड है। सो एवरीवन वाज सेलिंग 9 mm टू अ सर्टेन टाइम। जब इस चीज को प्रॉपर ब्रांडिंग कर दिया गया 0.92, तो अब प्रॉब्लम हो रही है कि 92 और 1 mm क्यों बेचा जा रहा है? नहीं सर, देखिए बहुत सिंपल है, नहीं बहुत सिंपल है। देखिए एक मैं बताना चाह रहा हूँ,
जब हम किसी ट्रेन में चढ़ते हैं या किसी फ्लाइट में चढ़ते हैं तो उसमें क्लास बना होता है। चढ़ते हम सारे उसी ट्रेन में हैं और डेस्टिनेशन भी वहीं जा रहा होता है, पीछे के डब्बे जनरल वाला या फर्स्ट क्लास वाला। लेकिन हम चूज करते हैं कि हम कहां सफर करेंगे। डेस्टिनेशन सबको माइका ही लगाना है, लेकिन उस एक्सपीरियंस को एंजॉय करने के लिए उस पर थिकनेस लिखना जरूरी है। हम कभी भी 2 टायर का टिकट लेकर 3 टायर में चढ़ना पसंद नहीं करते सर, राइट। लेकिन डेस्टिनेशन एक ही है। हम अभी 0.92 वाले भी अगर 1 mm लिखते हैं और ISI के हिसाब से अगर वर्बल मार्केट में बोलते हैं तो वो लोग भी गलत नहीं है। मैं यहाँ गलत सही का परिभाषा तो कह ही नहीं रहा, मैं ये कह रहा हूं कि सर अगर आप सीधा सीधा जेट एयरवेज और एयर इंडिया में चढ़ते थे और एयर डेक्कन में जाते थे तो लिख के बोल रहा था ना कि भैया जाओगे बेंगलोर लेकिन खाना नहीं दूंगा, रुमाल अपना ले आना और टिकट प्रिंट करके अपना लाना, कहता था ना वो, क्लियर है ना। ये क्लियर कहो ना, बस इतना ही कहना है। और मैं विनय जी से पूछ रहा हूँ कि क्या क्लियर कहने में शर्म है? क्या डिस्ट्रीब्यूटर इसके पार्ट नहीं है? डिस्ट्रीब्यूटर पूरी साइकिल पार्ट है। विनोद भाई अकेले ऐसे आदमी है जो खुल के बोल रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूटर पार्ट है, बाकी लोग अभी भी बिल्कुल एग्रीड है भाई। डिस्ट्रीब्यूटर इज अ चैनल पार्टनर, डिस्ट्रीब्यूटर इज नॉट कि वो कंज्यूमर को बेवकूफ बना रहा है। डिस्ट्रीब्यूटर इज जस्ट बीच की कड़ी है, मैन्युफैक्चरर और कस्टमर और डीलर के बीच की कड़ी है। डिस्ट्रीब्यूटर वही करता है। ये डेफिनेशन वैसी डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन वही डेफिनेशन है जैसी गौतम भाई बता रहे हैं कि जन्म कैसे हुआ। तो जन्म तो BIS की आड़ में, स्टैंडर्ड की आड़ में हुआ, लेकिन उसी तरह डिस्ट्रीब्यूटर की जो प्रोफेशनल ड्यूटी विनय भाई आप बता रहे हैं उसमें ये भी आता है कि उसका कस्टमर छला ना जाए, वो इंश्योर करे कि उसके आगे का कस्टमर ना छला जाए। मैं ये नहीं कहता कि आप 0.9 ना बेचो। देखिए जब माल सही बोल के बेचा जा सकता है तो गलत क्यों बोलना चाहिए। और इसी बात मैं इसी बात पर और सभी इसी बात पर एक बार सभी ऑडियंस से और सलाह करूंगा, अगर लैमिनेट से भरोसा उठता गया, अगर उस ग्राहक को बाद में ये पता चलता है कि मेरे साथ छल हुआ है, मेरे साथ वाटरप्रूफ प्लाईवुड की जगह कमर्शियल माल मिला है, मुझे हाई ग्लास एंटी रेजिस्टेंस की 10 साल की गारंटी बोल के एंटी स्क्रैच की मुझे 1 साल में स्क्रैच वाला प्रोडक्ट मिला है, उसका विश्वास पूरी लैमिनेट से उठता है। सर मेरा ये गुजारिश, उसके अंदर फिर पहले सर उसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर वापस सबसे पहले कंपनी की आती है। कंपनी ऐसा ना करे कि वो 0.92 लिख करके ना देवे, देनी ही चाहिए कंपनी वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे पहले। सभी व्यूअर से मेरा अनुरोध है कि मैं विनय भाई की बात से 100% सहमत हूँ। आप आज हमारे सभी व्यूअर से हमारा अनुरोध है कि हमारी किसी बात का अन्यथा नहीं लेंगे। हमारा ये प्रयास आपको जागरूक बनाने का है और सही और गलत खुद को साबित करने का है। आज के इस वेबिनार में सभी पैनलिस्ट का तहे दिल से ढेर सारा धन्यवाद, आभार, सभी ऑडियंस का आभार। मुझे दोबारा आना पड़ा क्योंकि ये सवाल मुझे बेचैन कर रहा था। मुझे आज एक संतुष्टि है ये उत्तर पाके कि सभी डिस्ट्रीब्यूटर ये मान रहे हैं कि वो इस क्राइम के पार्टी हैं, जो अब तक दबी जबान से मानते थे। आज मैं इसे सबके सामने बुलवाने में शायद आजादी महसूस करता हूँ। सबका आभार, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी इसको ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए जो प्रोडक्ट आप आगे दे रहे हैं वो लिख के या बता के, या कम से कम आप जैसे कम से कम युधिष्ठिर ने कहा था ना कि जब पूछा उन्होंने द्रोणाचार्य ने कि भाई कौन मरा, अश्वत्थामा क्या हुआ, तो बोला भैया अश्वत्थामा मरो नरो वा कुंजरो, थे या नर थे मुझे नहीं पता, कम से कम डिस्ट्रीब्यूटर लिखवा ले, छोटा तो लिखवाए। ये तो नहीं कहेगा कि ना 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 ये 1 mm ही है, गारंटीड एकदम बराबर का माल है, हाई ग्रेड माल है, ऐसा ना हो। राजू जी एक मिनट जरा, ये जो डिस्ट्रीब्यूटर है ना आज के तारीख में दोनों जगह से पीसता है। डीलर बोलता है मेरे को कोई ब्रांड का घंटा, आगे मेरा दुकान वाला बोलता है मुझे ब्रांड नहीं चाहिए, बराबर बोला। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी की होगी 100%। कंपनी वाला लिख के देगा तो हमको कोई डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, कोई इशू नहीं है। मैं आज प्रगत द्विवेदी प्लाई रिपोर्टर से ये बात कह रहा हूं तो मैं इसके अगेंस्ट ये समझ रहा हूं कि ना डीलर खुश होगा मेरी इस बात से, ना उन मैन्युफैक्चररों को खुशी होगी जो 0.9 कर रहे हैं, ना उन सप्लायरों को खुशी होगी जो उनको सप्लाई कर रहे हैं, ना आप सभी डिस्ट्रीब्यूटरों को खुशी होगी जो इस क्राइम के पार्ट है। लेकिन फिर भी मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि शायद आप में से कोई एक भी
एक साल बाद भी समझे कि ये हम उसी डाल को काट रहे हैं, उसी शाखा को काट रहे हैं जिस पे बैठे हैं, तो समझ पाएंगे कि हमने कैसे अपने धीरे धीरे एक वाटरप्रूफ के बाजार को अपने ही गला खोट के कमर्शियल में बदल दिया। ये भी उसी का उत्तर है विनय भाई। मैं सिर्फ ये इशारा कर रहा हूं, मुझे गाली दो, लेकिन ये समझो कि इससे बरकत नहीं मिलने वाली, ये आगे आने वाला है। बेहतर है कि समझ जाओ। राजीव, आई थिंक वी शुड कंक्लूड। आज का टेक अवे क्या कहता है लैमिनेट बाजार में? राजीव बीच में डिस्कनेक्ट हो गए थे। आज का टेक अवे राजीव सभी ऑडियंस के लिए पुनः एक बार फिर से बता दें कि आज का लैमिनेट बाजार कोविड के बाद बेहतर स्थिति में है। उतना बेहतर नहीं है जितना मई जून में था, लेकिन फिर भी उम्मीद से कई गुना बेहतर है। आज के लैमिनेट बाजार में पेमेंट्स फास्ट हैं, कम पैसे में ज्यादा बिजनेस हो रहा है, यानी सबके पास पैसे सरप्लस हैं। ये मेरा अपना मानना है। आज कोविड ने हमें और भी एक दो चीजें दी। हाँ बताएं। जो कि हम लोगों की अपनी परेशानी थी डिस्ट्रीब्यूटर के पार्ट ऑफ व्यू से। जैसे कि एक सबसे बड़ा इशू था पेमेंट का, तो खैर पेमेंट रियली बहुत अच्छा हुआ क्योंकि सबने अपने डिमांड के हिसाब से पेमेंट भी किया। दूसरा एक सप्लाई में भी इशू जो हुआ डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट से रिटेलर के लिए, पहले फोन रखने से पहले डीलर बोल देता था कि भाई मुझे अभी कितनी देर में माल मिलेगा। अभी सामने वाला भी समझता है परेशानियां हैं और कस्टमर भी हर चीज को एक्सेप्ट करने लग गया, तो थोड़ा टाइम भी मिलने लग गया। इन सब चीजों का अच्छी बात है, डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए अच्छी बात है कि हम लोगों के पॉइंट, मतलब हर चीज ने हम लोगों को कुछ सिखाया। जैसा कि स्वच्छ भारत मिशन भी हुआ, डिमोनेटाइजेशन भी हुआ, जीएसटी भी आया, फिर उसके बाद डिजिटल इंडिया जो आया ना, वो उसने बहुत कुछ अच्छा किया हमारे बैंगलोर के लिए स्पेशली। आज कारपेंटर भी जो है ना वो टक से गूगल पे और ये सभी चीजों को रजनीश जी आप सहमत कह रहे हैं? बिल्कुल, तो इन सब चीजों का बेनिफिट हम लोगों को यहाँ पर मिला, जो ऑर्गेनाइज थे उनको मिला। देखिए सर, जो बहुत अच्छा। तीसरा टेक अवे था आज का कि बिजनेस उम्मीद से ज्यादा बढ़ा है, पेमेंट फास्ट हुई है, लेकिन साथ में ऑर्गेनाइज वर्किंग की जरूरत आ पड़ी है। हम सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स, ट्रेडर्स और डीलर्स को ऑर्गेनाइज वर्किंग की जरूरत है। हालांकि आज के इस सब्जेक्ट में सवाल और जवाब का कोई अंत नहीं है, समय करीब आ गया है। टेक अवे सबसे बड़ा चौथा ये था कि अगर कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर सेल और वॉल्यूम और मार्जिन की एक तारतम्यता डिसाइड करके किसी भी ब्रांड से जुड़ते समय ट्रांसपेरेंसी से बात करता है, तो सबका अपना अपना मार्जिन और अपने अपने सेटिस्फैक्शन का एक लेवल तय हो जाता है। यानी किसी के भी काम को करने के लिए क्वांटिटी, मार्जिन कंपनी के साथ जरूर ओपनली करना चाहिए, जिससे कि कोविड में कई ब्रांडों को उठते हुए देखा गया, वो नौबत ना आए, ऐसा हमारे सभी पैनलिस्ट ने कहा, जिसको मैं सुन रहा था। इसके अलावा फाइनल, अगर पंचों की राय हो, पूरे इंडस्ट्री की राय हो, पूरे डिस्ट्रीब्यूटरों की राय हो, पूरे रिटेलरों की राय हो, और अगर उनको सच में 1mm की प्रतिष्ठा को वापस दिलाने की इच्छा हो, तो 0.9 पर फिर से 0.9 लिखना शुरू करा जाए। लेकिन अगर आप सबकी इच्छा ना हो और आप सभी इसका पार्ट बन के एंजॉय करना चाहते हो, तो आप PIS स्टैंडर्ड में और बदलाव करके इसे और भी घटवा सकते हैं। लेकिन जिस डाल पर बैठे हैं उसे नहीं काटें, जिस डाल पर बैठे हैं उस ईमानदारी और उस नियत से काम करें, तो भारत का बाजार जहां भी है यहां से डबल होना है। सर, आप सभी को आज के शो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राजीव, इफ एनीथिंग इज लेफ्ट आउट यू कैन कंक्लूड। आई थैंक Dolby Mica, I thank entire team of Ply Reporter, Surfaces, tech team, all distributors, and everybody who has been part of today. Thank you and happy Independence Day to all panelists. Rajiv, if anything left, you can conclude. सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ और हमें उम्मीद है कि बहुत आप लोगों के व्यू से हमारे जो व्यूअर हैं वो व्यूअर करीब 10,000 अभी पहुंच जाएंगे। उसके तरफ ट्रेंडिंग है, काफी अच्छा, काफी कमेंट्स आए हैं हमें फेसबुक पे, कई लोगों के सवाल हैं। हालांकि हम सवाल, चूंकि हम लोग करीब 1.25 घंटे डिस्कशन कर चुके हैं, हम लोग 1.5 घंटा रखते हैं, तो कई सवाल हम नहीं ले पाए हैं और हम उसके लिए अपने जो भी हमारे व्यूअर के सवाल है उसका हम लोग अपने तरफ से जवाब देने का कोशिश करेंगे आप लोगों से राय लेकर के। और बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग आए और कुछ अच्छा डिस्कशंस हुआ और इंडस्ट्री और लैमिनेट ट्रेड को इसका फायदा मिलेगा, कैसे बदल रहा है लैमिनेट बाजार। तो सभी का एक बार फिर से धन्यवाद।